अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है तू भी मेरा साथी बन जा और ये लिखा है लारैब मोमिन साहिबा ने। आपा, आपा, सारा आपा, वो पुकारती हुई सारा के कमरे में दाखिल हुई थी। व्हाट नॉनसेंस इडियट गर्ल, तुम सिर्फ सारा नहीं कह सकती। हजार बार कहा है कि आपा टापा ना कहा करो मुझे, मगर तुम्हारी अक्ल में समाये तब ना। खैर बको, क्या बकने आई थी? सारा ने उसे घूरते हुए बुरी तरह डांट दिया। और वो जो उससे कुछ पूछने आई थी उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वो देख रही थी सारा ने वही सूट जेब तन किया था जो उसने कल ही खरीदा था, और आज उसके वार्डरोब से गायब हुआ। तो वो सारा से पूछने आई थी, इस तरह क्या देख रही हो? ओह समझी, उसे खामोश और अपनी जानिब देखता पाकर सारा मुस्कुराई। फिर शाना उठाकर कहने लगी, तुम्हारा ये सूट मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तुम दूसरा खरीद लेना। वो बेपरवाही से कहकर ड्रेसिंग टेबल की जानिब घूम गई थी। इस बात की उसे परवाह ही ना थी कि दहलीज पर खड़ी नबा की आंखों में बरसात उतर आई थी। दूसरा सूट तो आप भी खरीद सकती थी, मेरा ही क्यों लिया? हमेशा की तरह इस बार भी वो सिर्फ सोच कर रह गई, कुछ कह ना सकी। तुम कुछ कहने आई थी गालिबन? बालों में ब्रश करते हुए सारा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। वो नफी में सर हिलाकर वापस पलट गई। दिल भर भर आ रहा था। कुछ और ना सूझा तो हॉल में रखे वन सेट सोफे पर बैठकर घुटनों से मुंह दिए सिसक उठी। इस वक्त आमिर भाई हॉल में दाखिल हुए और उसे यूं बैठा देखकर जान गए कि आज फिर सारा ने उसकी किसी पसंदीदा चीज पर हाथ साफ कर दिया है। रुबीना यार, मेरी छतरी तो लाना, मूसलाधार बरसात हो रही है। उन्होंने हाँक लगाई। हैं कहाँ? मारे हैरत के रुबीना भाभी किचन से निकल आई तो उन्होंने आंखों से उसकी तरफ इशारा कर दिया जो सोफे में धंसी रो रही थी। आप भी बस। वो शौहर को घूर कर नबा की तरफ बढ़ी। नबा बेटा, क्या हुआ? सोफे के हत्थे से टिककर जबरदस्ती उसका चेहरा ऊपर उठाया जो आंसुओं से तर था। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? कुछ अम्मा ने डांटा? वो पूछ रही थी और वो नफी में सर हिलाती गई। फिर रोना क्यों? रोना ही मुकद्दर है मेरा। वो सिसकी। खुदा ना करे, इस तरह नहीं कहते। आमिर भाई भी करीब चले आए। यही होगा भाई, आप देख लेना, यूं ही रोते रोते उम्र बीतेगी मेरी। वो मजीद शिद्दत से सिसकी। सारा ने मेरा वो सूट ले लिया जो आपने कल ही दिलाया था, तो तुम दूसरा ले लो गुड़िया। उस इसमें रोने की क्या बात है भला? भाभी ने बड़ी मोहब्बत से उसका तर चेहरा साफ किया, फिर उठकर उसके लिए पानी लाने चल दी। चलो तुम्हें दूसरा ला दूं, कम ऑन। आमिर भाई ने जबरदस्ती उसे खड़ा कर दिया। यही बात आप सारा से भी कह सकते हैं भाई, दूसरा सूट वो भी ले सकती है। यार तुम्हें पता तो है उसकी आदत, फिर क्यों खुद को हलकान करती हो? उन्होंने जैसे उसे चुमकारा था। अच्छी आदत है, मेरी हर अच्छी शय पर कब्जा जमा लेती है। ऊपर से फरमाना कि तुम दूसरी ले लेना, वो खुद नहीं ले सकती दूसरी चीजें। पुप्पू पुप्पू, नबा पुप्पू, कामी आपके पौधे नोच रहा है। रूमी ने छत पर जाने वाले जीनों पर खड़े होकर इत्तला फराहम कर दी थी। हाय नहीं, वो रोना भूल भाल कर सीढ़ियों की जानिब भागी। कामी के बच्चे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वो मार लगाऊंगी कि तुम्हारी अम्मा भी ना पहचान सके। वो चीखती हुई सीढ़ियां तय कर गई थी। अब ये गई काम से। आमिर भाई मुस्कुराते हुए बैठ गए। जानते थे कि कुछ देर कब्ल होने वाला हादसा अब वो भूल चुकी होगी। उसे अब फिक्र होगी तो सिर्फ अपने पौधों की, जो उसने टेरिस पर लगा रखे थे और जिन्हें नोचने खसोटने से शरीर कामी बाज ना आता था। इतनी ऊंची उड़ान ना भरसाना ना मुराद की पंख ही टूट जाए। वो कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे से निकली थी जब अम्मा का ये जुमला कानों में पड़ा था, और वो न चाहते हुए भी हॉल के कमरे के दरवाजे पर रुक सी गई। अम्मा, आप हर वक्त लेक्चर न दिया करें मुझे, सारा बेजारी से कह रही थी। सिर्फ 3,000 ही तो मांगे हैं, कारून का खजाना नहीं जो आप आपे से बाहर हो रही हैं। अरे 3,000 ना हुए, 3 रुपए हो गए। अम्मा ने घूर कर उसे एक हाथ जड़ ही दिया। झाड़ लगा गए हैं तुम्हारे बाबा की फट से तोड़कर तुम्हें दे दूं। और खबरदार सारा, आमिर से मांगना नहीं, वरना जबान खींच लूंगी तुम्हारी। अरे इतनी खुदगर्ज हो गई है तू? दीदों का पानी मर गया है तेरे? बस अपना उल्लू सीधा करना जानती है। ये क्यों नहीं सोचती है कि वो अकेला कितना कमाएगा और तेरी कितनी फरमाइशें पूरी करेगा? एक तू ही तो नहीं है, उसके उसके भी बाल बच्चे हैं, फिर भी अपनी आधी तनख्वाह तुझ पर ही लुटा देता है। और वो मेरी साबिर शाकिर सी बच्ची, बेजुबान बहू और पोते सब कुछ तो तेरी ख्वाहिशों पर वार देते हैं, फिर भी तेरी नीयत नहीं बढ़ती। नामुराद, तू मर क्यों नहीं जाती कि कलेजा ठंडा हो मेरा? अम्मा अब कोसने देने लगी थी। हाँ तो आप कौन सा जी रही हूँ? सारा चिल्लाई। तिल तिल मर तो रही हूँ इस घर में। एक जरा सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हजारों पापड़ बेलने पड़ते हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। वो पैर पटक कर खड़ी हो गई। और सुन ले, अगर शाम तक मुझे 3,000 रुपए ना मिले तो क्या करेगी नाहंजाज? अम्मा पूरी तरह भड़क उठी। भूख हड़ताल कर दूंगी और यूनिवर्सिटी जाना भी बंद, उसने धमकी दे डाली। चलो इसी बहाने मरो तो पीछा तो छूटे। अम्मा पर कुछ असर ना हुआ। अरे कितना समझाया था कि मत बढ़ा अमीरों से दोस्तियां, मगर तेरी समझ में कुछ आए तब ना। सोती है टाट पर और ख्वाब देखती है महल के।
अरे नामुराद, अपने गिरहबान में झांक कि क्या है तू। 2 कौड़ी की छोकरी चली है फ्रेंड को 3,000 का बर्थडे गिफ्ट देने। मोना ने मेरी बर्थडे पर 5,000 की कीमत का गिफ्ट दिया था। सारा पर कुछ असर ना था। मैं तो फिर भी कम ही दे रही हूँ। उस पर भी इतना वाहवाला मचा रही हैं। इतना भी देने की जरूरत नहीं है। सब अमीरों के चोचले और गैर मुस्लिमों के तौर हैं। ये बर्थडे वर्डे मनाना, और खबरदार जो तूने आमिर से मुतालबा किया तो अच्छा है, तेरे कहने से पहले ही वो ऑफिस जा चुका। और अब तू भी अपनी शक्ल गुम कर। नामुराद, जा रही हूँ, मगर याद रखिएगा। वो पैर पटकती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई। और वो जो किताबें और फाइल सीने से लगाए खड़ी सुन रही थी, बहुत ही बोझल कदमों से बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अल्लाह, इतनी खूबसूरत शक्ल दी है तूने आपा को, थोड़ी अकल और ख्यालात भी दे देता तो वो सोचों में गुम रास्ता तय कर रही थी। आज जो हुआ वो कोई नई बात तो नहीं थी। सारा की वजह से अक्सर घर में ऐसी बदमज़गियाँ होती रहती थी, और हर बार वो बेहद मुज़महिल सी होकर सोचा करती कि सारा आपा, तुम ऐसी क्यों हो? सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ौक़ियत क्यों देती हो? क्यों नहीं सोचती दूसरों के बारे में? भाई पर परेशानियाँ, भाभी की खामोशियाँ, और कामी और रोमी की हसरत बनती हुई नन्ही-मुन्नी ख्वाहिशें क्यों नहीं नज़र आती तुम्हें? आँखों में आँसुओं की धुंध छा गई थी, और गली का मोड़ मुड़ते हुए साफ नज़र न आने की वजह से ही वो किसी से बुरी तरह टकराई थी। सोचे तो पहले ही मुंतशिर थी, अब हाथ की किताबें भी मुंतशिर हो चुकी थी। माफ़ फरमाइएगा सर, आई एम सॉरी। टकराने वाले को उसने सर उठाकर देखा नहीं था, बल्कि शर्मिंदगी से कहकर झुककर अपनी किताबें उठाने लगी थी। एक हाथ से किताबें उठाते हुए दूसरे हाथ से चादर के कोने से आंखें भी रगड़ डाली। मार खाकर कॉलेज जा रही हैं गालिबन। बहुत शौक सी आवाज पर वो बुरी तरह चौंकी, फिर किताबें समेटकर सीधी खड़ी हो गई। तो देखा, वो जो कोई भी था बड़ी दिलकशी से मुस्कुरा रहा था, और फौरन ही उसकी समझ में कुछ ना आया तो वो कुछ कहे बगैर ही आगे बढ़ गई। अरे अरे, सुनिए तो मिस। वो आवाजें दे रहा था, मगर वो रुकी नहीं, बल्कि कदम और तेजी से उठाने लगी। दिल धड़क-धड़क कर सीने से बाहर आया चाहता था, और बस स्टॉप तक पहुँचते-पहुँचते वो पसीने से शराबोर हो चुकी थी। अल्लाह मेरी हिफ़ाज़त फ़रमा। आज आते वक़्त अम्मा से दुआएँ लेना भी भूल गई। सारा की वज़ह से वो सख्त हरासा हो चुकी थी, और जल्द से जल्द बस में सवार हो जाना चाह रही थी। उसकी मतलूबा बस आकर ही न दे रही थी। कुछ देर कब्ल तक बस स्टॉप पर ख़ासा रश था, मगर अब कम-कम लोग ही रह गए थे। नहीं, सूरज से तो शरीफ लगता था, पीछे नहीं आया होगा। 10 मिनट के इस अरसे में वो 20 मर्तबा खुद को तसल्ली दे चुकी थी, मगर हिम्मत ना पड़ी कि पीछे मुड़कर तस्दीक कर लेती कि आया वो वाक़ई पीछे आया था, या वो यूं ही डरे जा रही थी। दूर से आती अपनी मतलूबा बस को देखकर उसकी जान में जान आई, और जब बस रुकी तो वो किसी तरफ देखे बगैर ही नाक की सीध में बस में घुसती चली गई। और जब दोपहर में घर लौटी तो खिलाफे मामूल उसे सन्नाटा महसूस हुआ। या अल्लाह रहम, भाभी सब ठीक है ना? भाभी जो दरवाजा खोलने के बाद अब बंद कर रही थी, उसके यूं पूछने पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। सब ठीक है चंदा, तुम क्यों हलकान हो रही हो? भाभी इसी तरह बड़ी चाह से उसे और सारा को मुखातिब करती थी। वो वो सुबह में सारा, ओ छोड़ो भई, पहले तुम चलकर मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, तुम्हारे भाई भी आते ही होंगे। उन्होंने उसकी बात काटी, फिर उसके हाथ से किताबें लेकर उसके कमरे की जानिब चली गई, जबकि वो हॉल कमरे में झाँक कर देखने लगी। अम्मा अपनी मखसूस कुर्सी पर पालती मारे बैठी, छालियाँ कतरने में मुनहमिक नज़र आईं। नबा, चलो आ जाओ बेटे, तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं मैंने। भाभी की आवाज़ आई तो वो चल पड़ी। ये भाभी भी क्या मेहरबान हस्ती हैं। वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई, और जब कपड़े बदल कर हॉल में आई तब तक आमिर भाई आए नहीं थे। अम्मा फारिग बैठी थीं, पास ही फर्श पर रूमे और कामी बैठे लूडो खेल रहे थे, जबकि भाभी किचन के पास रखी डाइनिंग टेबल सजा रही थी। वो उसी जानिब बढ़ गई। आपा कहाँ हैं? उसने पूछा तो चुपके से था, मगर अम्मा की तेज समाअतों ने सुन लिया। ए चुप कर नबा, नाम मत ले उस नामुराद का। उन्होंने डांट दिया तो वो लब भींच कर इस्तेफामिया नजरों से भाभी को देखने लगी, और भाभी ने कुछ कहने के बजाय गाल फुलाकर बता दिया कि सारा हनूज गुस्से में है, और खबरदार जो तुमने आमिर के सामने उसका जिक्र भी किया तो। और रबीना, तुम भी कुछ नहीं कहोगी, समझी? मगर अम्मा, उसने नाश्ता भी नहीं किया था, भाभी बोली। ना करे, मरे यूं ही। खबरदार जो तुम दोनों ने आमिर से कुछ कहा तो। आगे ही कम मेहनत नहीं करता मेरा बच्चा, और कोई जरूरत नहीं है उस नामुराद को खाना वाना देने की। अम्मा कड़े तेवरों से दोनों को घूर रही थी। उसी पर कॉल बेल गुनगुना उठी। अब्बू आ गए। रोमी और कामी आगे पीछे दरवाजा खोलने लगे। अब्बू, अब्बू, हमारा वीडियो गेम लाए हैं? आमिर के अंदर आते ही दोनों उनकी टांगों से लिपट कर पूछने लगे थे। ले आएंगे बेटा आज शाम को, उन्होंने कहते हुए दोनों को एक साथ उठा लिया था। अभी क्यों नहीं अब्बू? कामी बिसूरा।
भाई अभी दुकान बंद है, देखो ना बाहर कितनी सख्त धूप है, भला कौन लेगा इतनी गर्मी में दुकान, शाम को चलेंगे बेटा। आप रोज ही यही कहते हैं, रूमी बोला। आज सच कह रहा हूँ बेटे, आज मुझे ऑफिस भी वापस नहीं जाना है, शाम को चलेंगे, ओके। उन्होंने कहते हुए दोनों को उतारा तो दोनों भी ओके कहकर उछलते कूदते चले गए। अपने बच्चों की ये इतनी छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाते थे भाई, महज तुम्हारी वजह से सारा। सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। अम्मा डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी संभाल चुकी थी, जबकि भाभी भाई के पीछे चली गई थी। नबा, अम्मा की पुकार पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। देखो बेटा, आमिर के सामने सारा का जिक्र भी ना करना। आज शाम वो रुबीना और बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जाएगा। सुबह में कह रहा था मुझसे, और उस नाअंजाज नामुराद ने अपना राग अलाप दिया। वो तो खैर हुई कि आमिर जा चुका था, वरना वो दे देता उसे 3,000। अरे अपनी जात पर खर्च करे तो बात भी बने, फ्रेंड्स पर गिफ्ट लुटाएंगी लाट साहब की औलाद। अम्मा चुप हुई तो वो महज इस बात में सर हिलाकर कुर्सी खींचकर बैठ गई। फिर आमिर भाई और भाभी भी आ गए। सारा कहाँ है? कुर्सी खींचते हुए आमिर भाई पूछने लगे। अपने कमरे में। भाभी के मुंह से बिला इरादा निकल गया था और अम्मा उन्हें घूरने लगी थी। क्यों कमरे में क्यों? खाना नहीं खाना उसे? आप शुरू करें अम्मा, मैं लेकर आता हूँ सारा को। वो बैठने का इरादा मुलतवी करके पलटे। ऐ बैठो आमिर, वो नालायक हलक तक ठूस कर सो चुकी है, तू ही मरा जाता है सबकी फिक्रों में। अम्मा ने बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और कुर्सी की जानिब धकेल दिया। पूरी थानेदार है अम्मा आप, वो शरारत से कहकर अपनी प्लेट सीधी करने लगा। क्या गजब का धक्का मारती हैं, यूं जैसे ठुमका। ऐ चुप कर, माँ से भी मजाक करता है। अम्मा खिसियाकर हंस पड़ी थी, जबकि वो मुस्कुरा भी ना सकी। जब ही तो आमिर भाई पूछने लगे, नब्बा बेटा कहाँ गिरी? क्या भाई? वो ख्यालों से चौंकी। स्क्रू। वो कनपट्टी पर शहादत की उंगली रखकर घुमाते हुए बहुत शौकी से मुस्कुराए थे। भाई, वो रुहासी होकर हंस दी। हाँ, ये हुई ना बात। यूं लटका हुआ मुंह मुझे जरा भी पसंद नहीं। ये तुम्हारे ये तुम्हारी भाभी तो यूं ही सारा दिन थोड़ा लटकाए रहती हैं, अब तुम भी वही करोगी? तो यार मेरा क्या बनेगा? हाँ, चटनी बनेगी आपकी। क्यों इतना झूठ बोलते हैं? भाभी ने खिसिया कर उन्हें घूरा तो वो सहम कर दुबक से गए। और वो अम्मा और भाभी भी हंसी ना रोक सकी। तू सुधरना मत आमिर, चाहे 10 बच्चों का बाप बन जाना। अरे 10 का अम्मा जी, यहाँ तो 2 पर ही नो एंट्री लग गई है। वो बहुत शरारत से हंसे। तौबा तौबा, 1000 बेशरम मरे होंगे जब आप पैदा हुए होंगे। क्यों? उन्होंने हंसते हुए ही बात भाभी की बात उचक ली तो अम्मा ने टोका। बस बहुत हो चुका, खाना खाओ अब। ओके बॉस। वो हंसी रोककर गिलास में पानी उंडेलने लगे। साथ ही कामी और रूमी को पुकारा, जो अब भी लूडो खेल रहे थे। अरे मेरे लगते जिगरो, तुम लोग नहीं खाओगे क्या? हम खा चुके अब्बू जी, स्कूल से आए तो इतनी भूख लगी थी। वो दोनों बैक जबान बोले। बड़ी बेवफा औलाद है यार अपनी। अरे तो क्या इंतजार में भूखे मरते? 3 बजे तो आते हो खाना खाने, अम्मा ने डांट दिया। अम्मा जी, अपनी बहू के सामने तो जरा रोब रहने दिया करे मेरा। वो संजीदगी से घिघियाए। आमिर तू चुप रह कर खाना खाएगा या मैं जाऊं यहाँ से? अम्मा सचमुच भड़क गई। अरे बाप रे, वो सर खुजाकर लुकमा बनाने लगे। आ गया ऊँट पहाड़ तले। भाभी मुस्कुराईं और जवाबन वो कुछ कह ना सके, क्योंकि लुकमा हल की जानिब महवे सफर हो चुका था। यार आज चाय नहीं चलेगी, गर्मी बहुत है। खाने से फारिग होकर बैठे तो वो भाभी से कहने लगे, मैं लस्सी बनाती हूँ भाई। नबा कहती हुई किचन की तरफ होली। नहीं तुम बैठो बेटा, भाभी उठने लगी तो अम्मा ने टोक दिया। बना लेगी वो, इतना काम तो करने दिया करो बेटा, पराए घर जाना है उसने। आप अभी से इतनी फिक्र क्यों करती हैं अम्मा जी? इतनी सी तो है, आमिर भाई ने कहते हुए अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान जरा सा फासला रखकर उनके आगे कर दिया। तो बांस होने में क्या देर लगती है? अम्मा बोली। 19 की हो गई है, 20-22 होने में क्या देर लगेगी? इससे पहले कह देती हूँ, आमिर, दिमाग मत खराब करना इसका। बीए करके बस ब्याह दूंगी इसे। यूनिवर्सिटी भेजने का नाम ना लेना। लेकिन अम्मा, हर्ज क्या है, पोजीशन होल्डर है मेरा बेटा। वो कहकर फक्र से मुस्कुराए थे और जाने क्यों अम्मा सिसक सिसक कर रो पड़ी। अम्मा ये क्या? वो एकदम ही अपनी नशस्त से उठे, बड़ी चाह से उनके शानों पर हाथ रखे, जो आंचल में मुंह छुपाए सिसक रही थी। अम्मा, अम्मा प्लीज, ऐसा क्या कह दिया मैंने कि आप यूं? वो सख्त हैरान थे। भाभी भी हैरत ज़दा सी पास आ गई थी। अहमद सर चढ़ाई से इतना कि उस नामुराद नाहंजाज सारा की तरह ये भी बेलगाम हो जाए। अम्मा मजीद शिद्दतों से सिसकी। क्या हुआ, सारा ने कोई गड़बड़ की? वो पूछने लगे। तब अम्मा को एहसास हुआ कि उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो सारा का मुतालबा बेटे तक पहुंचाना ही नहीं चाहती थी। जी अब्बू, सुबह में सारा पुप्पू झगड़ रही थी दादी से। रूमी, जो दादी के रोने पर घबरा गया था, फौरन बोल पड़ा। और सुबह से वो अपने कमरे में बंद है, कामी ने मजीद इंकशाफ किया।
और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, क्यों मगर? वो अम्मा को छोड़कर सारा के कमरे की तरफ बढ़े। खबरदार आमिर, जो तूने उसे मुखातिब किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अम्मा रोना भूलकर खास गजबनाक होकर दहाड़ी तो आमिर भाई के उठते कदम रुक गए। अम्मा, उन्होंने एहतजाज किया। हाँ, मरने दो उसे, तुम जाओ अपने कमरे में और शाम को बहू और बच्चों को शॉपिंग पर ले जाना। खबरदार जो उससे हट कर कुछ किया तो। वो एक बार फिर रो दी। अम्मा, अम्मा जी, मैं तो। उनकी समझ में ना आया कि क्या कहें। इमदाद तलब नजरों से रुबीना को देखा, तब वो अम्मा के बाजू में जा बैठी। उनका हाथ थाम कर कुछ कहना ही चाहा था कि उन्होंने टोक दिया। जाओ तुम लोग अपने कमरे में जाओ, लस्सी वहीं दे जाएगी नबा। चलो रूमी कामी, जाओ बेटे। अम्मा जी, आमिर ने कुछ कहना चाहा मगर उन्होंने कहने ना दिया। तुम यही चाहते हो कि मर जाऊं मैं और तुम बहनों की ख्वाहिशों की भेंट चढ़ते रहो, अपनी बीवी और बच्चों को छोटी छोटी खुशियों को तरसाते रहो। अरे वो एक नन्हा सा अरे वो एक नन्हा सा वीडियो गेम नहीं दिला सकते तुम अपनी औलाद को, और उस नाहंजाज पर हजारों फूंक देते हो। और वो खुदगर्ज कमीनी औलाद, काश कि मैंने उस वक्त उसका गला घोट दिया होता जब वो पैदा हुई थी। चलो बहू उठो जाओ, कहा ना मैंने, चलो रूमी कामी। उन्होंने बच्चों को घूरा तो चुपचाप अपने कमरे की जानिब बोली। आमिर, गए नहीं तुम? वो बेटे की जानिब पलटी। अम्मा, बात तो साफ हो, ऐसा क्या कह दिया है सारा ने जो आप। कुछ नहीं कहा, तुम जाते हो या मैं ही चली जाऊं इस घर से? वो भड़क कर उठी तो आमिर हजारों उलझने जहन में लिए अपने कमरे की जानिब चल दिए। और सुनो बहू, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सारा की सिफारिश करने की, समझी? उन्होंने बहू को भी तनबीह कर दिया। जी। वो सर झुकाए आमिर के पीछे बोली। आमिर प्लीज अम्मा को समझाएं, कहीं सारा कुछ कर ना बैठे। सुबह से बंद है अपने कमरे में। लस्सी की ट्रे उठाए उसने भाभी के कमरे का रुख किया तो दहलीज पर ही रुक सी गई। भाभी यकीनन अ, सारी सूरत हाल भाई के गोश गुजार कर चुकी थी और अब आमिर भाई कदरे ज़िच होकर कह रहे थे, क्या करूं मैं भी? अम्मा एक सुनने पर आमादा नहीं। उनसे छुपकर अगर सारा को रुपए दे भी दिए तो बाद को अम्मा बिगड़ेंगी। और सच्ची बात तो ये है कि रूबी, कि फिलहाल मेरे पास महज 1800 रुपए हैं। आधी तनख्वाह तो तुम्हें दे देता हूँ घरेलू अखराजात के लिए, एक हिस्सा सारा और नबा के अकाउंट में जाता है, और जो बचता है उसमें तो मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें भी पूरी नहीं कर सकता। कितने दिनों से दोनों को टर खा रहा हूँ, और ईद को गुजरे 7 माह हो गए, तब से अब तक तुम्हारे लिए एक जोड़ा भी ना खरीद सका। हालांकि कितना दिल चाहता है कि उनकी आवाज भारी हो गई तो वो चुप हो गए, और जो दहलीज पे खड़ी थी उसका शिद्दत से जी चाहा कि जाए और सारा को कमरे से खींचकर वो खरी खरी सुनाए कि छोड़ें, आप भी क्या जिक्र ले बैठे कपड़ों की, क्या आमिर? मेरे पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस मोहब्बतों में कमी ना करना कभी, कि हर कमी बर्दाश्त कर लूंगी मगर ये कमी मार डालेगी मुझे। भाभी सिसक उठी। बस यही तो एक शय दी है तुम्हें, और तो कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सका। आमिर भाई की आवाज बहुत बोझल थी। ना यूं ना कहें, क्या नहीं है मेरे पास? भाभी ने टोक दिया। आप वो 1800 दे दे सारा को, बच्चों के खिलौने फिर आ जाएंगे। और कोई जरूरत नहीं है भाई, वो कहती हुई ट्रे उठाए अंदर चली आई। आप उसे समझा नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। लस्सी का एक गिलास भाई और दूसरी भाभी को देते हुए वो कहने लगी, जो चाहती हैं आप पूरा कर देते हैं। अरे कभी तो उसकी किसी ख्वाहिश को तशना रहने दे। मैं छोटी पड़ जाती हूँ भाई, वरना मैं ही सीधा कर देती। अच्छा जी, आपको भी बोलना आता है? भाई लस्सी का घूंट लेकर मुस्कुराए। तुम्हें पता ही है बेटे कि वो किस कदर इंतहा पसंद है। बचपन में अब्बा ने कभी उसकी किसी बात से इनकार नहीं किया, हमेशा वही किया जो उसने चाहा। नतीजतन वो खुदसर हो गई है। जिस चीज की उसने तमन्ना कर ली वो बस उसे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। वो अपनी जिदें मनवा कर रहती है। और अब जबकि अब्बा नहीं रहे तो मैं उसे किसी भी तरह ट्रांस में लाने से कासिर हूँ। मैं डरता हूँ उसकी जिद और हठधर्मी से। तुम्हें याद नहीं उसकी वो तमाम हरकतें जो अपनी बात रद्द किए जाने पर कर गुजरती थी, जान पर बना लेती थी अपनी, और अब फिर वो कुछ कर गुजरेगी अगर उसे रुपए ना दिए गए तो। और मैं आपके पास है नहीं तो देंगे कैसे? उसे समझा नहीं सकते आप? बड़े होकर वो बात काट कर बोली। वो समझने वाली होती तो मुश्किल ही क्या थी बेटे। खैर तुम जाओ आराम करो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। उन्होंने खाली ग्लास उसे वापस करते हुए कहा था। जी नहीं, आप कमरे से नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं बाहर से लॉक कर रही हूँ। अम्मा ने यही कहा है कि 5 बजे से पहले आप रिहा नहीं हो सकते भाईजान। वो कहती हुई हंसकर खाली ग्लास लिए मुड़ी। अरे अरे, ये तो सरासर जाती है यार, सुन तो। आमिर भाई पीछे दौड़े मगर वो फुर्तीली साबित हुई। तेजी से बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर गई थी और वो महज बंद दरवाजे को घूर कर रह गए। अच्छा जी, अब चैन की बांसुरी बजाएं भाभी के साथ। वो बाहर खड़ी शरारत से बोली, देख लूंगा लोमड़ी तुझे।
आमिर भाई की झल्लाई हुई सी आवाज आई तो वो मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बोली। ग्लास रखकर दबे कदमों से सारा के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि अम्मा की पाटदार आवाज पर उछल पड़ी। कहाँ चली तुम? अम्मा के कमरे का दरवाजा खुला था और वो उसी जानिब निगरां थी। वो गुजरी तो उन्होंने पुकार लिया। जी जी अम्मा, वो सारा वो हकलाने लगी। नाम मत लो उसका, चलो जाओ अपने कमरे में। खबरदार जो फिर राहदारी में नजर आई तो। अम्मा ने कड़े तेवरों से घूरा तो वो चुपचाप सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। कहीं ये बेवकूफ आपा कुछ कर ही ना बैठे। अम्मा भी अड़ी हैं। और वो परेशानी से कमरे में चकराती फिरी। भाई ने अम्मा को मना भी लिया तो रुपए कहाँ से लाएंगे? क्या कर्ज? बहुत बुरी बात होगी ये तो। काश कि मेरे पास होते इतने पैसे तो मैं दे देती उस अकल से पैदल खुदगर्ज लड़की को जो गलती से मेरी बहन बन गई है। नॉनसेंस! बड़बड़ाते ही उसे जैसे अचानक ही कुछ याद आया था। इसीलिए तो वो हुर्रा का नारा मारकर तेजी से वार्डरोब की तरफ झपटी थी। अकल ही खबत हो गई थी। सुबह ही याद आ जाता तो इतनी बदमजगी तो ना फैलती घर में। बड़बड़ाती हुई कपड़ों की तहों में इधर उधर हाथ मारती हुई वो कुछ तलाश कर रही थी। अल्लाह मियाँ जी, बहुत महीनों से जमा कर रही हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। अल्लाह मियाँ जी, सिर्फ 3,000 निकाल दे प्लीज। वार्डरोब से अपना बड़ा सा मिट्टी का गोलक निकाल कर बेड पर बैठी। वो बदस्ते दुआ थी। अल्लाह मियाँ जी, सिर्फ 3,000, एक पाई भी ज्यादा नहीं। प्लीज अल्लाह मियाँ जी। मुख्तलिफ आयात का विर्द करते हुए उसने आहिस्तगी से गोलक तोड़ डाली। अल्लाह तेरा शुक्र। गोलक से निकलने वाले नोटों का मुड़ा तुड़ा सा छोटा सा ढेर देखकर उसकी आंखों में चमक सी लहर आई थी। फिर वो इन हिमाक से रुपए गिनने में लग गई। वो मारा। थैंक यू अल्लाह मियाँ जी, कितना अच्छा रब है तू, कितना ख्याल रखता है अपने बंदों का। मारी खुशी के उसकी बाँछें खिल उठी कि रकम 3,000 से ज़ायद ही निकल आई थी। उसने 3,000 अलग किए और बाकी के चंद नोट टूटे हुए गोलक में डालकर उसे दोबारा कपड़ों की तहों में छुपा दिया। अब मसला सारा कम सा अब मसला सारा के कमरे तक पहुंचने का था और जिसके लिए अम्मा के कमरे के सामने से जरूर गुजरना पड़ता। और अम्मा दरवाजा खोले बैठी निगरानी कर रही थी। उसने बेआवाज कदमों से चलते हुए अम्मा के कमरे के पास रुककर सरपट सारा के कमरे की तरफ भागी। सारा, सारा आपा, दरवाजा खोलो प्लीज। मैं आपकी मतलूबा रकम लाई हूँ। बंद दरवाजा एहतियात से बजाते हुए वो दबी दबी आवाज में कह रही थी। आपा प्लीज खोलो ना जल्दी। अब की उसने जरा जोर से आवाज लगाई, साथ ही गर्दन मोड़कर अम्मा के कमरे की जानिब भी देखा। वहां हनूस सन्नाटा था। अम्मा यकीनन बाथरूम में थी। सारा, सारा खोलो ना, कसम से पूरे 3,000 हैं, जल्दी करो वरना फिर अम्मा। वो चिल्लाई। क्या है हाँ? सारा ने दरवाजा खोलते ही घूर कर उसे देखा तो वो उसे धकेलती हुई अंदर घुस गई। ये रुपए ले लो प्लीज, अम्मा या भाई को बताना नहीं। क्यों मगर? सारा ने जल्दी से रुपए उसके हाथ से झपट लिए। कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो नोटों की गिनती में मसरूफ पूछ रही थी। वो वो भाभी ने पसंदाज किए थे। वही भाभी और अम्मा की चोरी दिए हैं। प्लीज आपा, तुम किसी से कहना नहीं। वो बहाना बना गई थी। ये भाभी भी खूब है, सुबह नहीं दे सकती थी? वो नोट गिनने में मसरूफ झल्लाई। सुबह से भूख के मारे बुरा हाल है। अब तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो? मुझे खाना ला कर दो फौरन। वो कहती हुई पलट गई तो वो चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। ऊपर ही दिल से ही शुक्रिया तो कह देती। वो बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ बढ़ी। एक बार फिर अम्मा के कमरे के सामने से गुजरना था। उसने जरा सा रुक कर अंदर झाँका। अम्मा पलंग पर लेटी थीं और पुश्त दरवाजे की जानिब थी। वो चुपके से आगे बढ़ गई। किचन में आकर बर्तनों की आवाज पैदा किए बिना ही खाना गर्म किया और बड़े तरतीब देकर सारा के कमरे की तरफ चल दी। या अल्लाह! अम्मा गाफिल हों। लम्हा भर रुक कर उसने अम्मा के कमरे में झाँका। वो साबका पोजीशन में ही नजर आई तो वो ट्रे लिए तेजी से आगे बढ़ गई। वैसे ये भाभी गुनों की पूरी हैं, भाई को मुट्ठी में ले रखा है और अम्मा को भी। खाने के साथ पूरा इंसाफ करती हुई सारा कहने लगी, जो उसे नागवार गुजरा, इसलिए फौरन टोक गई। सारा प्लीज भाभी को कुछ ना कहो, वो जैसी हैं वैसी भाभी तो नसीब वालों को ही मिलती है। मुंह दिखावे की मोहब्बतें, सारा बड़बड़ाई। और तुम अपने गिरहबान में भी तो देखो ना। वो वो कह गई। क्या क्या किया है मैंने? हाँ, वो भड़क गई। एक फरमाइश पूरी नहीं कर सकते ये लोग? कोई जिंदगी है? ये 1,000 बार लानत जब ही जिंदगी से चिपकी बैठी हो। उसने सोचा, फिर तअस्सुफ से सर हिलाती हुई एक नजर सारा के मुतमईन चेहरे पर डालकर बाहर निकल आई। नबा अम्मा के कमरे के सामने से गुजरने लगी तो उन्होंने पुकार लिया। बाप रे! उसके पसीना छूट गए। अब क्या बहाना बनाऊं? वो सोच में पड़ गई। नबा इधर आओ, अम्मा ने फिर आवाज दी। जी अम्मा। वो मरे मरे कदमों से अंदर चली आई। कहाँ गई थी? अम्मा कड़े तेवरों से घूर रही थी। वो अम्मा, सारा ने खाना मांगा था इसलिए। वो थूक निगल कर बोली। उसने खुद मांगा था या? अम्मा को यकीन ना आया। खुद ही।
दरवाजा खोलकर मुझे आवाज दी थी अम्मा, इसलिए मैं खाना दे आई। आप शायद बाथरूम में थी उस वक्त। उन्होंने तवील सांस खींची, साथ ही उसे जाने का इशारा किया तो वो तेजी से अपने कमरे में जा घुसी। या अल्लाह, अब आपा शाम को बाहर निकलेगी, अम्मा को पता चल ही जाएगा। फिर मेरा क्या होगा? कारनामा तो उसने अंजाम दे दिया था, मगर अब डर रही थी। और वो सारा भी झूठ नहीं बोलेगी, कमबख्त। फट से बता देगी कि रुपए मैंने दिए हैं और भाभी का नाम भी ले दिया। उफ, ये तो गलती हो गई ना। अब क्या करूं? भाभी को खामोखा गुस्सा दिखाएंगे अम्मा। उफ। वो सर थामे सोचे गई। फिर एकदम ही उठ खड़ी हुई, मुंह हाथ धोकर, बाल संवारे और चादर ओढ़कर माँ के कमरे में आ गई। अम्मा सो गई क्या? वो पूछती हुई अम्मा के पलंग के पास आ रुकी। क्या है? अम्मा ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर उसे यूं चादर लपेटे खड़ी देखकर लेटे से उठ बैठी और वो जल्दी जल्दी कहने लगी, अम्मा वो फुप्पू के घर हो आऊं? इतने दिन हो गए, फुप्पू भी नहीं आई और हम भी नहीं गए। मगर बाहर कितनी लू चल रही है, पता है तुम्हें? ओ अम्मा, कुछ नहीं होता, प्लीज जाने देना, बहुत जी घबरा रहा है। हाँ, क्यों ना घबराए, उस नाहंजाज ने सुकून जुगारित कर रखा है सबका। अम्मा बेचारगी से बोली। अम्मा आप प्लीज कुछ मत कहिएगा, सारा से खुद ही लाइन पर आ गई है। और अब मैं जाऊं? हाँ, मगर जल्दी आ जाना। अम्मा ने इजाजत दे दी। फुप्पू रात के खाने से पहले आने कब देंगी अम्मा? तो रात को अकेली मत चल पड़ना, शहीर से कहना छोड़ जाएगा। अम्मा बोली तो वो इस बात में सर हिलाकर उन्हें खुदा हाफिज कहती हुई चल दी। जाते जाते आमिर भाई के कमरे का लॉक आहिस्तगी से खोला और आगे बढ़कर सारा के कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। अब क्या है? बेजारी से दरवाजा खोलकर सारा उसे देखने लगी। सारा, वो रुपए मैंने पसंदाज किए थे, तुम प्लीज भाभी का नाम मत लेना अम्मा के सामने। किसी ने भी किए हो, मेरा तो काम बन गया बस। वो एक अदा से सर झटक कर मुस्कुराई। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? फूफू के घर। हम्म, बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें वो फ्लैट नुमा डरबा। वो नखुवत से बोली। हाँ, अच्छा लगता है कि आपकी तरह ऊंची उड़ान नहीं भरती मैं। वो बड़बड़ाती हुई चली गई। अरे, फूफू ने बड़ी खुशगवार हैरत से उसे देखा जो अंदर दाखिल हो रही थी। अभी मैं सोच ही रही थी तुम्हारे बारे में। वो बाहें फैलाकर उसकी जानिब बढ़ी थी। हाँ, बस सोचा करें, आने की ज़हमत ना किया करें। वो उनके गले से लगकर शिकवा कर गई तो वो मुस्कुरा दी। फिर उसे साथ लगाए अपने कमरे तक ले आई। अम्मा वगैरह की खैरियत पूछती रही और वो चादर चादर उतारती हुई कदरे बेजारी से जवाब देने लगी। शहीर भाई, फूफू के सवालों का सिलसिला रुका तब वो पूछने लगी। शाम को लौटेगा ऑफिस से, फूफू बोली। फूफू, ये शहीर भाई जब से इंजीनियर बने हैं कुछ ज्यादा नहीं इतराने लगे हैं। हैं? फूफू ने हैरत से उसकी सूरत देखी। अरे पहले तो कभी-कभार हमारे घर आ जाते थे, मगर अब तो वो भी नहीं। उसने मुंह बनाया। क्या करे बेटा, फुर्सत ही नहीं मिलती उसे, जाने कौन-कौन से बखेड़े पाल रखे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते। उसने बातों में मसरूफ ही उससे बातों में मसरूफ ही उन्होंने किचन का रुख किया तो वो भी पीछे बोली। आप बैठे, शरबत या चाय मैं खुद बना लूंगी। वो बोली तो वो सर हिलाकर किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई, जबकि वो शरबत बनाने की तैयारी में जुट गई थी, मगर साथ में जबान भी चल रही थी। फुप्पू, अब तो सर्विस मिल गई है शहीर भाई को, शादी कब कर रहे हैं उनकी? अभी मना कर रहा है, जाने क्यों। कहता है 2-3 साल बाद। कोई लड़की वड़की है आपकी नजर में? वो बिला इरादा पूछ गई। है तो एक प्यारी सी लड़की। वो उसके सरापे पर नजर डालकर मुस्कुराई। है? कौन है, बताएं मुझे। वो पूरी तरह उनकी जानिब घूम गई थी। वक्त तो आने दो बेटा, बता दूंगी। वो हंस दी। क्या शहीर भाई ने पसंद की है? वो पूछने लगी। पसंद तो मेरी है और खदशा भी है कि जाने शहीर उसे पसंद भी करता है या खैर। छोड़ो, ये बाद की बातें हैं, जब वक्त आएगा तो उससे उसकी पसंद पूछ लूंगी। और अगर उनकी पसंद कोई और हुई तो वही होगा बेटा जो वो चाहेगा। जिंदगी तो बहरहाल उसे ही गुजारनी है ना। और वो आपकी पसंद, उसका क्या होगा? जाने क्यों उसे फिक्र लाहक थी। बहुत प्यारी है, वो हो जाएगी उसकी शादी भी कहीं किसी अच्छे बंदे से। वो बोली, साथ ही शरबत का ग्लास थाम लिया जो उसने उनकी जानिब बढ़ाया था। ओहो अम्मी, ये नई मुलाजमा कब रख ली? शाम को शहीर ऑफिस से लौटा तो वो किचन में आटा गूंदने में मसरूफ थी। तब वो उसे देखकर शरारत से पूछने लगा। चश्मा लगाकर देखे शहीर भाई। इडियट, वो चिढ़कर खड़ी हो गई। हो, ये तुम हो भाई? कमाल का उलिया है, एकदम नौकरानियों वाला। वो हंसा। खैर, कब तशरीफ लाई मोहतरमा हमारे गरीब खाने पर? और वो तुम्हारे तोपनुमा कहाँ है? मैं तन्हा आई हूँ बाबा। वो फिर मसरूफ हो चुकी थी। और बाकी सब खैरियत से है। अब आप ख्वामख्वाह रस्म निभाने के सबकी खैर खैरियत मत पूछने बैठ जाइएगा कि पहले ही फूफू काफी से ज्यादा बोर कर चुकी हैं। सांस लेने के लिए तो रुक जाया करो यार, नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हो। वो हंसता हुआ शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करता हुआ बेसिन की जानिब बढ़ गया था। वैसे पका क्या रही हो? तौलिए से मुंह पोंछते हुए उसने डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीटी। कोरमा और रोटियां। वो बोली, स्वीट नहीं है कुछ? क्या खाएंगे बताइए, बना दूंगी। आई थिंक कस्टर्ड बहुत अच्छा बनाती हो तुम, और एप्पल खीर भी।
वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। शहीर भाई, इतना मीठा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, वो मेरा मसला होगा। कहो बनाओगी या? क्यों नहीं बनाऊंगी भला, वो कहकर उठी और सिंक पर हाथ धोने लगी। चाय बना दूं, पियेंगे? वो पूछने लगी। जरूर। उसने सर हिला दिया। फिर चाय पीकर वो तो अपने कमरे में चला गया, जबकि वो रोटियां पकाने के बाद स्वीट डिश की तैयारियों में लगी। और जब वो तैयार हो गई तो उसने किचन की सफाई भी कर डाली। हालांकि पुप्पू मना भी करती रही, मगर वो अनसुना के मगन मगन सी कामों में मसरूफ रही। वक्ती तौर पर वो अपनी हरकत भूल गई थी। रुपए सहारा को देखकर माँ की डांट डपट से बचने की खातिर ही तो वो फुप्पू के घर भाग आई थी, और अब यहाँ सब कुछ भूल भाल कर बहुत मगन सी थी। शहीर भाई कहाँ है? बहुत देर बाद उसे ख्याल आया था। अपने कमरे में फुप्पू बोलनी तो वो उसी जानिब चल दी। दरवाजा खुला ही था और वो बेड पर ऊंधा पड़ा टांगे हिलाता हुआ किसी किताब में गर्क था। उसने दस्तक दी, मगर उसने जैसे सुना ही नहीं। बहरे साहब, वो सर पर पहुंचकर चीखी तो वो इस बुरी तरह चौंका कि तकिए पर रखी किताब उसके हाथ के झटके से फर्श पर जा गिरी। इडियट! वो उसे घूर कर किताब उठाने लगा, मगर वो पहले ही किताब उठा चुकी थी और इससे फिसलने वाली तस्वीर को देखते हुए अब शरीर नजरों से शहीर को देख रही थी। तो मौसूफ इश्क फरमाते हैं, वो भी सारा साहिबा से। चलो लाओ फोटो दो इधर, इडियट लड़की। उसने झपट कर तस्वीर छीनना चाही, मगर वो तेजी से पीछे हट गई। चलिए सच्ची बात बताइए। बात क्या होनी है यार, वो मुझे अच्छी लगती है। वो कदरे झल्लाया। सिर्फ अच्छी? उसने आंखें नचाई। आई लव हर। बस हो गई तसल्ली? चलो लाओ अब वापस दो। उसने मुस्कुराते हुए तस्वीर छीन ही ली। क्या आपा भी? वो पूछने लगी। नहीं, ये सिर्फ मेरा जज्बा है फिलहाल। तो शहीर भाई, उन्हें प्रपोज क्यों नहीं करते आप? सर्विस तो ज्वाइन कर ही चुके हैं, वो बोली। हाँ, सोचा तो यही था नबा। वो कहता हुआ बेड पर बैठ गया। मगर वो बहुत ऊंचा उड़ रही है। उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की पोजीशन में फिलहाल नहीं हूं मैं। फिर क्या करेंगे आप? अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ। 2-3 साल में रकम जमा कर लूंगा, फिर सारा की तरफ दस्ते तलब बढ़ाऊंगा। यानी कील कांटों से लेस होकर कमंद डालेंगे। वो कहकर मुस्कुराई। हाँ, उसने सर हिला दिया। अगर अभी उससे बात करूंगा तो फौरन नाक चढ़ाकर रिजेक्ट कर देगी कि मेरी अच्छी खासी माकूल तनख्वाह उसकी नजर में कुछ नहीं है। उसे हजारों नहीं लाखों कमाने वाला शौहर चाहिए। ये सब किसने कहा आपसे? क्या सारा ने खुद? वो हैरान थी। हाँ, एक मर्तबा यूं ही मैंने बातों बातों में पूछ लिया था। और तब भी आप चाहते हैं उसे? वो मुस्कुरा दिया। ये दिल के रिश्ते हैं, तुम नहीं समझोगी। हाँ जी, मेरे पास दिल ही कहाँ है। वो चिढ़ गई। मतलब कहने का ये कि जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी तभी समझ सकोगी ये। लाहौल वाला कुव्वत। उसने कदरे झेप कर बात काटी। शहीर भाई, मोहब्बत तो हम अपने शौहर से करेंगे, यानी शादी के बाद। एकदम खरी और सच्ची बात पेश करेंगे जनाब उसे। टूटा फूटा ठुकराया हुआ दिल नहीं, समझे आप? खैर खैर, बोल लो खूब। हम भी पूछेंगे आटे दाल का भाव जब दिल लग जाएगा किसी से तो। जरूर जरूर। वो सर हिलाकर हंस पड़ी। और सुनो, फिलहाल अम्मी से कुछ ना कहना इस सिलसिले में, समझी? या उसने तनबीह की। न तो एक आप ही अक्लमंद है जैसे। वो उसे घूरती हुई चली गई। उसे हकीकतन खुशी हुई थी सारा के तई शहीर के जज्बात जानकर। अल्लाह आपको बेशुमार कामयाबियां अता करे शहीर भाई। इतने बुलंद हों आप कि सारा फख्र से आपका हाथ थाम ले। वो तहे दिल से दुआ गो थी। और जब रात को शहीर उसे छोड़ने ले जा रहा था तो उसे नए सिरे से परेशानियां लाहक होने लगी। अब क्या होगा, बस यही एक सवाल दिमाग में गूंज रहा था। यार, इतनी चुप क्यों हो? बात करो ना। इतना लंबा रास्ता मजीद तवील लगने लगा है तुम्हारी खामोशी की वजह से। बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए उसकी मुसलसल खामोशी से उकता कर बिलाखिर शहीर ने टोक ही दिया। क्या बोलूं शहीर भाई, मेरी जान पे बनी हुई है फिल वक्त। वो बेचारगी से मिनमिनाई। क्या मतलब? मुझे डर लग रहा है। किससे? मगर क्यों? यार, मैं तो साथ हूँ तुम्हारे, फिर भी। अम्मा से देख लेना, जाते साथ डांट पड़ेंगी। लेकिन क्यों? क्यों? लम्हा भर को वो सोच में पड़ गई कि इस क्यों का क्या जवाब दे। अब वो सारा की कारिस्तानी और फिर अपना कारनामा तो उसे बताने से रही। नबा, उसने फिर पुकारा। वो अम्मा ने जल्दी वापस आने को कहा था और मैं इतनी रात को वापस जा रही हूँ इसलिए। उसे बहाना सूझ ही गया था। ओह, डोंट वरी यार, मैं मामी से कह दूंगा, वो तुम्हें कुछ ना कहेंगे, ठीक? उसने जैसे तसल्ली दी। वो बिला इरादा ही सर हिला गई। फिर उसे घर पहुंचकर फिर उसे घर पहुंचाकर अम्मा और भाई भाभी से चंद बातें करके और चाय पीने के बाद शहीर तो चला गया, और वो अंदर ही अंदर खौफजदा होती रही कि अम्मा ने अब कान खींचा कि तब। मगर वो सोचती ही रहेगी और ऐसा कुछ ना हुआ। हत्ता कि अ, रोमी और कामी ने उसे अपना वीडियो गेम दिखाया, भाभी ने नए कपड़े दिखाए, साथ ही कांच की चूड़ियों का एक सेट उसे दिया जो आज की शॉपिंग में उन्होंने उसी के लिए खरीदा था। यानी कि सब खैरियत है।
सारा ने किसी से कहा नहीं। चूड़ियों का बॉक्स लेकर भाभी का शुक्रिया अदा करते हुए वो कदरे मुतमईन हो गई थी। मगर फिर भी चैन ना आया तो अम्मा से पूछ ही लिया, अम्मा, अम्मा वो आपा लाइन पर कैसे आई? अरे उस नापकान ने पैसे जमा कर रखे थे। जब देखा कि कोई सुनवाई ना हो गई तो निकाल ली अपनी जमा पूंजी, वरना तो भाई की जेब झाड़ने पर तुली बैठी थी। अम्मा ने बताया तो वो सारा की चालाकी की दाद दिए बिना न रह सकी। गली का मोड़ मुड़ते ही वो एकदम किसी से टकराते टकराते बची थी। बिदक कर पीछे हटी और खुशमगी नजरों से टकराने वाले को घूरा। हेलो, कैसी हो? वो ढिठाई से मुस्कुराता हुआ तकल्लुफ पर तकल्लुफ बरतरफ कर चुका था और एकदम हरासा हो गई। उसे कल का वाकया याद आ गया। कल कॉलेज जाते हुए इसी वक्त इसी मोड़ पर तो इससे टकरा गई थी। कल की टक्कर तो नादानिस्तगी में हुई थी, फिर भी वो बहुत हरासा हो गई थी, और आज की टक्कर तो गोया जानबूझकर मारी गई थी। तो उसके आसान खता होना यकीन ठहरा था। यार नाम तो बता दो, कल से परेशान कर रखा है मुझे, वो कह रहा था और मारे खौफ के चलने के बजाय भाग खड़ी हुई। इतनी तेजी से कदम आगे बढ़ाए कि चलना और दौड़ना एक ही लगने लगा। अरे अरे, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा जो यूं भाग रही हो? वो पीछे आ रहा था और उसकी मजीद जान पर बनाई। देखो इस तरह चलोगी तो सब लोग मुतवज्जो हो जाएंगे। तमाशा बनेगा, वो भी सिर्फ तुम्हारा, मेरा क्या है? भाई हम तो ठहरे परदेसी। वो उसके साथ साथ चलते बल्कि भागते हुए बोला। तो एकदम ही उसे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ और नतीजे के तौर पर उसकी चाल धीमी हो गई। सुनो, नाम पूछा था मैंने तुमसे, बोलती क्यों नहीं हो यार? आप आप मैं शोर मचा दूंगी, वो रुहासी होकर बोली। जरूर मचाओ, फिर भीड़ जमा होगी। मैं कह दूंगा कि मेरी बीवी मुझसे रूठ कर जा रही है। वो शरारत से हंसा। आप आखिर चाहते क्या है? वो रो दी थी। देखियो देखो प्लीज, कोई बुरी नीयत नहीं रखता मैं। वो संजीदगी से बोला, जब ही पीछा लिया है आप मेरा। क्यों? क्या करूं? मजबूरी है, ये ना करता तो तुम तक पहुंचता कैसे? प्लीज आओ मेरे साथ, चंद बातें सुन लो। नहीं, वो एक बार फिर दौड़ पड़ी, मगर उसने झपट कर बाजू पकड़ लिया। इडियट! वो कदरे झल्ला गया था। अब इसी तरह ले जाऊंगा, चाहे शोर मचाओ या कुछ और करो। वो बड़बड़ाता हुआ उसे अपने साथ घसीट रहा था और मारे डर के उसकी आवाज ही ना निकल सकी। आंसुओं ने अलग धावा बोल दिया था। वो चाह कर भी चीख ना सकी और वो उसे गली से निकाल कर सड़क तक ले आया। सड़क के किनारे एक जानिब खड़ी कार तक उसे लाकर फ्रंट डोर खोलते हुए उसकी जानिब घूमा। बैठो प्लीज, वो बोला तो वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी, साथ ही चादर से आंखें भी रगड़ी। बैठ जाओ शराफत से, वरना मैं उठा कर बिठा दूंगा। उसने धमकी दी तो वो जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठ गई और दूसरी जानिब से आकर उसने स्टीयरिंग संभाल ली। कार स्टार्ट करके उसे देखा जो अब हिचियों से रो रही थी। यार अजीब अहमक लड़की हो, इसमें रोने की भला क्या तुक है? तो क्या हंसने की तुक है? कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? वो चिल्लाई। वहीं जहां तुम कहोगी। वो मुस्कुरा दिया। चलो अपने कॉलेज का रास्ता बताओ, तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना है। वो रोए गई और वो कार बहुत धीमी रफ्तार से चलाते हुए कह रहा था, तुम तो रोए जा रही हो। खैर मैं ही कहना शुरू करता हूँ, तुम सुन रही हो ना? उसने लम्हा भर को रुक कर उसे देखा। वो हनूज चादर में मुंह छुपाए सिसक रही थी। वो फिर गोया हुआ, मैं सूरत से ही नहीं, नाम से भी गुलफाम हूँ, मगर अब मुझे अपनी गुलफामी मशकूक लगने लगी है कि तुम तो मेरी तरफ देखने तक की रवादार नहीं हो और पता नहीं क्या समझ रही हो मुझे। वो कहकर हंसा। हाँ तो मेरा नाम गुलफाम है। मम्मी के साथ अमेरिका से आया हूँ एक जीवन साथी की तलाश में, क्योंकि मम्मी चाहती हैं कि उनकी बहू उनकी हम वतन हो। हमने कई लड़कियां देखी, मगर कोई मुझे ऐसी ना मिली जिसे देखकर मेरा दिल कहता कि यही मेरी जीवन साथी होगी। लेकिन कल सुबह जब अचानक तुम टकराई तो मुझे लगा कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश है। कल तुम्हें देखकर मैं अपने दिल की धड़कनें ही गिनता रह गया और तुम मेरी नजरों से ओझल भी हो गई। तब मुझे अपनी बेखुदी पर बड़ा गुस्सा आया। आस-पास मैंने बहुत तलाशा तुम्हें, गली के उस मोड़ पर घंटों खड़ा रहा, मगर तुम नजर ही ना आई। और दोबारा दिल से मजबूर होकर आज फिर मैं इसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ कि शायद आज तुम मिल जाओ, और तुम मिल भी गई। तो इस तरह जान छोड़ कर रो रही हो जैसे कि मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है। इडियट लड़की, बस इतनी सी बात है कि अपना नाम पता बता दो, मम्मी के साथ आऊंगा तुम्हारे घर तुम्हें मांगने। वो कहकर चुप हुआ तो वो रोना भूल कर चेहरे से चादर हटाकर आंखें फाड़े उसे देखने लगी। यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ। वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया तो वो जल्दी से रुख मोड़ गई। अब भी नहीं बताओगी अपना नाम? वो पूछने लगा। इस गली का मोड़ मुड़ते ही 8वां मकान हमारा है। वो रुख मोड़े हुए ही कह रही थी। बस अब आप यहीं रोक दे गाड़ी, मैं चली जाऊंगी। नाम तो बता दो कम से कम, वो बोला। घर आएंगे तो खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। बस अब रोके प्लीज, वो सपाट से अंदाज में बोली। चलो कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, उसने कतियत से कहा तो उसने गाड़ी रोक दी। सुनो, इनकार तो नहीं करोगी ना? वो उतरने लगी तो वो पूछ बैठा, पता नहीं क्या मतलब? जो अम्मा और भाई का फैसला होगा मेरी मर्जी भी उसी में शामिल होगी।
खुदा हाफिज, वो कहकर नीचे उतरी और तेजी से कदम बढ़ाती हुई फुटपाथ पर चढ़ गई। और वो कितनी ही देर तक सड़क के किनारे कार खड़ी किए उसे देखे गया, जो फुटपाथ पर खड़ी थी और सड़क पर आती जाती टैक्सियों को हाथ के इशारे से रुकवाने की कोशिश कर रही थी। चंद मिनट बाद ही उसे एक खाली टैक्सी मिल गई और वो गुलफाम की जानिब ध्यान दिए बगैर ही उसमें सवार होकर चली भी गई और वो टैक्सी को नजरों से ओझल होते देखता रहा। तुम्हें हासिल करना ही है जाना, उसने मुस्कुराकर सोचा, फिर कार स्टार्ट कर दी। गुलफाम की बातों को उसने संजीदगी से लिया नहीं था, इसीलिए घर में किसी से जिक्र भी नहीं किया, मगर उस वक्त उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब वो उसी शाम अपनी मम्मी समेत आ गया। उस वक्त आमिर भाई ऑफिस से लौटे थे और उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए वो गपशप लगा रही थी। भाभी और अम्मा भी फरागत से बैठी थी, जबकि सारा सबके दरमियान होकर भी नहीं थी। वो फैशन मैगजीन में सर खपा रही थी। भाई अम्मा या किसी और की बातों से उसे सरोकार ना था। उसी वक्त कॉल बेल बजी और भाभी ने जाकर दरवाजा खोला था और उनके पीछे दाखिल होती हुई अजनबी खातून और गुलफाम पर नजर पड़ते ही उसके तो पसीना छूट गए। अल्लाह, ये सच्ची में आ गया। उसने आंखें फाड़ कर दोनों को देखा। उसी की तरह अम्मा और आमिर भाई भी हैरान थे, मगर फिर जल्दी से उठकर उनकी पजीराई की थी। आइए बैठिए। नबा बेटे, जाओ चाय बनाओ तुम। अम्मा का कहना उसे गनीमत लगा। वो सरपट किचन की जानी बोली और जब वो चाय लेकर आई तो इस दौरान गुलफाम की वालिदा यकीनन अम्मा से बात कर चुकी थी। उसने कनखियों से देखा। अम्मा सोचों में गर्क थीं, जबकि आमिर भाई के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी और वो गुलफाम से महवे गुफ्तगू थे। नबा बेटे, जरा देर को हमारे पास भी बैठो। उसने ट्रे के लवाजमात मेज पर मुंतकिल किए तो गुलफाम की मम्मी कहने लगी। तब उसने सरासीमा होकर अम्मा फिर भाभी की तरफ देखा। वो दोनों ही मुस्कुरा पड़ी थी। आओ बेटा, मम्मी ने हाथ थाम कर उसे अपने बाजू में ही बिठा लिया और उसकी समझ में ना आया कि क्या करे। पसीना इस कद्र फूटा कि लगा अपने ही सीने में गर्क हो जाएगी, अपने ही पसीने में गर्क हो जाएगी। देखिए आपा, इनकार तो हम सुनेंगे ही नहीं। ये बच्ची अब हमारी हुई। उन्होंने कहते हुए एक बाजू से समेटकर उसकी अर्क आलूद पेशानी चूम ली, फिर अपने पर्स से तलाई जंजीर निकाली और उसके गले में डालते हुए एक बार फिर उसे खुद से लगाकर प्यार किया था। आप इतनी जल्दी कर रही हैं आंटी, हमें सोचने समझने का कुछ मौका तो दें। आमिर भाई बोले। जरूर बेटा, क्यों नहीं, वो मुस्कुरा दी। आप लोग अपना इत्मीनान कर ले, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। मगर इतनी इस्तदुआ जरूर करूंगी बेटे कि इनकार मत करना, वो कह रही थी। और जवाबन आमिर भाई ने क्या कहा वो सुनने के लिए रुकी नहीं, भागकर अपने कमरे में चली आई। तो तुम गुलफाम, मैंने सोचा भी नहीं था कि यूं होगा। वो बेतहाशा धड़कते दिल को काबू में करने की सही में मसरूफ सोच रही थी। ओए होए, इतनी वैल्यू हो गई है हमारी बंदरिया की कि अमेरिका से एक बंदर दौड़ा चला आया। गुलफाम और उसकी मम्मी के जाते ही आमिर भाई उसे हॉल में घसीट लाए थे और अब छेड़छाड़ कर उसे रुला ही डाला था। अम्मा अम्मा, मना कर दे। हाँ, वो अम्मा से चिमटी रो दी थी। ए बस अब चुप कर आमिर, संजीदगी से कुछ सोच भी कि यूं ही मजाक किए जाएगा, अम्मा ने डांटा। लो भला, अब संजीदगी से सोचना भी क्या है। वो हंसे। यही कि भाई वो जो सूरत और नाम से गुलफाम है, असल में गुलफाम है या अमेरिका की सड़कों पर झाड़ू वाड़ू लगाता है। भाभी ने शरारत से कहा। अरे हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। आमिर भाई सोचने का पोज बनाकर बैठ गए, जबकि भाभी का हंस हंस के बुरा हाल था और वो अम्मा से चिमटी रोए जा रही थी। तब अम्मा कहने लगी, आमिर बेटा कुछ देखभाल कर ले। शरीफ लोग तो लग रहे थे, लेकिन बेटा फिर भी लड़की का मामला है। उन लोगों ने इतनी जल्दी मचाई है, अभी तो बड़ी ही बैठी है। हम छोटी को कैसे ब्याह दें? और तो जरूरत क्या है छोटी को ब्याहने की? सारा ने जल्दी से अम्मा की बात काट दी। इनकार कर दे, और बड़ी की इतनी ही फिक्र है तो साफ साफ कह दे उनसे कि छोटी नहीं, बड़ी से शादी करें। सारा तो कहकर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि वो सब हक्का बक्का एक दूसरे की सूरतें तकने लगे। इस कद्र बेहयाई और खुदगर्जी की उम्मीद जो ना थी उससे। ये अम्मा, ये लड़की। आमिर भाई का सुकूत पहले टूटा। क्या कह गई? ये इतनी ही खुदगर्ज हो गई है कि मारे सदमे के वो मजीद कह ही ना सके। मैं क्या करूं, तुम बाप बेटे ने ही सर चढ़ाया है। भूख तो अब अम्मा रुहासी हो गई थी। मैं देखती हूँ सारा को। भाभी उठकर सारा के कमरे की जानिब चल दी और वो तीनों हॉल में बैठे दोनों की बातें सुनने लगे, जो बहुत ऊंची आवाजों में जारी हो चुकी थी। सब समझने की कोशिश करो सारा, तुम कम नहीं हो किसी से। रिश्तों की तुम्हारे लिए कमी भी नहीं है। इतने सारे रिश्ते तो तुमने खुद ठुकराए हैं, भाभी कह रही थी। हाँ, ठुकराए हैं इसलिए कि उनमें से कोई भी मेरे मेयार का नहीं था। सारा चिल्लाई। और आप मुझसे बहस ना करें। अगर गुलफाम का रिश्ता नबा के लिए मंजूर किया गया तो सोच लेना, बुरा हश्र कर दूंगी मैं सबका। हाँ, वो मुझे पसंद आया, इसलिए वो मेरा ही होगा, सिर्फ मेरा।
इसे तो सीधा मैं करूंगा। आमिर भाई तैश में आकर उठे मगर नबा ने झपट कर उनका बाजू पकड़ लिया। नब्बा हट जाओ तुम, वो दहाड़ उठे थे। नहीं भाई, वो नफी में सर हिलाने लगी। भाई मैं चैन से जीना चाहती हूँ, डर डर कर नहीं, ये चेन ले, वापस कर देना उन्हें। जब वो जवाब लेने आए, कहने के साथ ही उसने गले से तलाई जंजीर उतार कर भाई के हाथ पर रख दी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। गुलफाम तुम्हारे लिए आया था नब्बा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं समझती हूँ, लेकिन अब मैं उसकी तरफ देखने से भी गुरेज करूंगी भाई, वो कहते कहते शिद्दतों से रो दी। मेरी हर अच्छी और पसंदीदा चीजों पर सारा ने अपना तसल्लुत जमा लिया है, और ये गुलफाम तो अभी बस पसंद के मराहिल तय ही कर रहा था। भाई अभी तो मैंने उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अच्छा हुआ जो सारा ने कह दिया, वरना बाद को अगर वो कहती तो फिर अपनी पसंदीदा शय से दस्तबरदार होते हुए बहुत दुख होता मुझे। और इस वक्त भी तो रो रही हो तुम। मैं रोती कब नहीं हूँ भाई, कि यही मुकद्दर है। आप ही बताएं कौन सा दिन ऐसा गुजरता है जब मैं सारा की वजह से रोती नहीं हूँ। और अब मैं मजीद रोना नहीं चाहती, नहीं चाहती। ना ना, यूं ना कहो बेटा। उन्होंने जैसे तड़प कर उसे खुद से लगा लिया। बहुत बहुत बेहिसाब खुशियां देंगे हम तुम्हें बेटे, कि तुम सारा का दिया हुआ हर जख्म भूल जाओगी। तो फिर वही करें जो वो चाहती है। नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। वो उसका आंसुओं से तर चेहरा साफ करते हुए कह रहे थे, हम इनकार कर देंगे गुलफाम को, मगर उससे सारा के सिलसिले में बात हरगिज नहीं करेंगे। अम्मा ये चेन आप रखें, वो लोग आए तो वापस कर दीजिएगा। और नब्बा बेटे, तुम माफ कर देना मुझे, कि मैं चाह कर भी खुशियां नहीं दे पाता हूँ। इस तरह ना कहें भाई। वो एक बार फिर रो दी थी, जबकि भाभी सारा के पास से वापस आकर अब थके थके से अंदाज में अम्मा के पास बैठ गई थी। ऐसी नाहंजाज औलाद, अरे मैं तो कोसने दे दे कर भी तंग आ गई हूँ। जब तक ठोकर नहीं खाएगी नहीं सुधरेगी। अम्मा बड़बड़ा रही थी, भाई और भाभी एकदम चुप थे, और वो भी चुपचाप सबके दरमियान से उठकर अपने कमरे में चली गई। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आपा कि तुमने अपना इरादा पहले ज़ाहिर कर दिया। अभी तो मेरे मन आँगन में कोई गुंजा भी नहीं चटका था। बहुत अच्छा किया आपा, कि इस बार तुमने मेरी ऐसी चीज़ का मुतालबा किया है जिसे मैं बस पसंद करने ही जा रही थी, और जिससे दस्तबरदार होते मुझे दुःख नहीं हो रहा है। वो सोचों में गुम किताबें उलट-पलट कर रही थी। कहाँ चले गए सब? वो कॉलेज से लौटी तो घर के दरवाजे पर ताला देखकर सोच में पड़ गई। उसी वक्त पड़ोस के मकान से सायरा खाला निकली। ये चाबी तुम्हारी अम्मा दे गई हैं। खाला उसकी जानिब चाबी बढ़ाकर कहने लगी, तुम्हारी फूफू हॉस्पिटल में है और सब वहीं गए हैं। और तुम्हारी अम्मा कह गई हैं कि तुम भी खाना वाना खा पी कर हॉस्पिटल चली जाना। मगर पुप्पू को हुआ क्या है? वो परेशान हो गई। मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला बेटा। तुम्हारी अम्मा और भाभी बहुत उजलत से गई हैं। खाला तो कहकर उसे चाबी थमा कर चली गईं, और वो कितनी ही देर सोचों में गुम खड़ी रह गई। खुदा खैर करना। सोचों में गुम उसने ताला खोला, अंदर दाखिल होकर दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। जल्दी जल्दी कपड़े बदले, जहन परेशान था इसलिए भूख भी उड़ चुकी थी। वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल ही रही थी कि कॉल बेल बजने लगी। तुम कब आई बेटे? उसने दरवाजा खोला तो आमिर भाई पूछते हुए अंदर दाखिल हुए। बस जरा देर हुई। आप बताएं पुप्पू को हुआ क्या है? वो पूछने लगी। खैरियत नहीं है ना बा? उन्होंने तवील सांस खींची थी। कि क्या हुआ? क्या हुआ भाई, बताइए ना। वो बहुत परेशान हुई। फुप्पू बाजार जा रही थी। उस वक्त उनका रिक्शा तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ गया। रिक्शा ड्राइवर तो मौके पर ही हलाक हो गया, और फुप्पू शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है। और जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, बस सांसें ही चल रही है। और मुझे ले चले भाई फौरन। उसने तेजी से उनकी बात काट दी। हाँ, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ बेटे, कि उसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं। आ जाओ फौरन। वो कहते हुए पलट गए तो वो भी साथ हो ली। और जितनी देर में वो दरवाजा बंद करके ताला डाला, इतनी देर में आमिर भाई तेज कदमों से चलते हुए गली के मोड़ तक पहुंच चुके थे। उन तक पहुंचने के लिए उसे दौड़ना पड़ा था। रूमी और कामी कहाँ है भाई? वो पास आकर पूछने लगी। दोनों को उनकी नानी के पास छोड़ दिया है, वो कहते हुए टैक्सी रुकवाने लगे थे। डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या पुप्पू? टैक्सी में भाई के साथ पिछली सीट पर बैठते हुए वो पूछने लगी। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया है। वो बोले, बस पुप्पू की सांसें चल रही हैं और कभी कभी आंखें खोलकर सबको देखने लगती हैं। चाहती हैं कि शरीर का निकाह उनके सामने ही हो जाए। और बेटे, उसके लिए उन्होंने सारा की जानिब निगाह की तो पता है क्या? उसने मुंह बिगाड़कर पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मैंने नहीं सोचा था बेटे, ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो इस कद्र शकील कल्ब भी हो सकती है। वो तो चली गई, मगर फुप्पू की इल्तिजाइयां निगाहें मुझ पर मरकूज हो गई। और उन निगाहों का मतलब मैं बस यही अक्स कर सका कि तुम्हें लेने चला आया। और और मुझे उम्मीद है कि तुम सारा की तरह नहीं करोगी, फुप्पू की ख्वाहिश को नहीं ठुकराओगी। आमिर भाई तो कहकर चुप हो गए, और वो सख्ता जदा सी उन्हें देखे गई। नबा बेटे, जवाब दो मुझे। उसकी खामोशी पर आमिर भाई ने उसे तकरीबन झिंझोड़ डाला, और वो भला क्या जवाब देती, बस टकर टकर उन्हें देखे गई, हत्ता कि हॉस्पिटल आ गया।
और वो उसका हाथ थामे इमरजेंसी वार्ड की जानिब बढ़ते चले गए। पुप्पू का जख्म जख्म वजूद स्ट्रेचर पर था, गो की चादर से ढक दिया गया था, मगर उनकी आंखें खुली थीं। और जब वो आमिर भाई के साथ अंदर दाखिल हुई तो उनकी आंखों की पुतलियों में यकलक थी, जैसे रोशनी सी भर गई। उन्होंने मुस्कुराने की भी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। पुप्पू, पुप्पू मैं आ गई हूँ ना पुप्पू। वो उनकी तरफ लपकी मगर डॉक्टर ने रोक दिया। प्लीज इन्हें टच ना करें। और वो बरसते नैनों से उन्हें देखे गई। आमिर भाई उसे साथ लगाए खड़े थे और वो रो रो कर बेहाल थी। होश तो उस वक्त आया जबकि काजी साहब उसकी मर्जी पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वो इस बात में सर हिलाती हुई रोए गई। और जब निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हो गई तब आमिर भाई उसे और शहीर को स्ट्रेचर के करीब ले आए। फूफू, अम्मी दोनों ही झुके उन पर और वो दोनों को देखे गई, हत्ता कि मुतहरिक आंखें और सांसें भी साकित हो गई। इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी मैं फूफू, इस तरह इस्तकबाल किया जाता है बहू का। वो रो रो कर सबको रुलाए दे रही थी। फिर फूफू की तदफीन भी हो गई मगर उसके आंसू ना थमे। अम्मा, भाभी और आमिर भाई उसके साथ साथ थे मगर कब तक वो साथ रहते। पप्पू का स्वयं हुआ तो वो भी रुखसत होने लगे। शहीर उन्हें छोड़ने लिफ्ट तक आया, वो भी भाई के साथ लगी चल रही थी। एकदम ही वो रुके, उसका हाथ थामा और शहीर के हाथ में दे दिया। इसे इसे बड़ी चाह से परवान चढ़ाया है हमने बेटे। इसे वो सारी खुशियां देना जो हम ना दे सके। शहीर का शाना टपकते हुए आमिर भाई रो दिए थे। फिर वो रुके नहीं, पलट कर लिफ्ट में दाखिल हो गए। पीछे अम्मा और भाभी भी चली गई और अब वो गुमसुम सी खड़ी लिफ्ट के खाली केज को देख रही थी। आओ चलें। शहीर ने बाजू के नीम हल्के में लेकर कदम वापस मोड़े तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। सोगवारी के सिवा और कोई तासुर नहीं था वहां। वो उसे शानों से थामे अपने फ्लैट में ले आया, पलटकर दरवाजा बंद किया। फिर उसे देखा, वो चुपचाप खड़ी उसे ही देख रही थी, लेकिन निगाहों में ढेरों सवाल थे। आओ, वो उसका हाथ थाम कर बेडरूम में ले आया, उसे बेड पर बिठाकर सेफ खोला और जेवरात का डब्बा लेकर उसके सामने आ बैठा। ये सब अम्मी के जेवरात हैं, वो कहती थी कि वो अपनी बहू को देंगी, अब ये तुम्हारे हैं। और वो कहकर लम्हा भर रुका, फिर उसके शानों पर हाथ रखकर कहने लगा, और तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, तुम सब जानती हो नबा कि मेरी पसंद क्या थी और मैं क्या चाहता था। मुझे तुम्हारी वो बात भी याद है कि तुम सिर्फ उसे चाहोगी जो तुम्हारा शौहर होगा, एकदम खरी और सच्ची मोहब्बत दोगी तुम उसे, तो बदले में भी तो तुम वही चाहोगी ना नबा। और मेरे पास फिलहाल वो जज्बा नहीं है जिसे मैं सच्चा और खरा कह कर तुम्हें पेश कर सकूं। कुछ वक्त लगेगा मुझे तुम तक आने के लिए, क्या तुम थोड़ा सा वक्त दोगी मुझे? बोलो ना, दोगी मुझे कुछ वक्त, ताकि मैं दिल का मैल साफ करके तुम तक पहुंच सकूं और तुम भी ये महसूस कर सको कि तुम्हारे शौहर के दिल में तुम ही तुम हो नबा, कोई और नहीं। बोलो ना नबा, दोगी थोड़ा सा वक्त? वो बात खत्म करके जवाब तलब नजरों से उसे देखे गया। हाँ हाँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए एक बार फिर सिसक उठी थी। नहीं प्लीज नबा, शहीर ने उसके सारे आंसू साफ कर दिए। अब नहीं रोगी तुम, अम्मी को हम वापस नहीं ला सकते मगर उनकी ख्वाहिश का एहतराम तो कर सकते हैं ना, एक खुशहाल जिंदगी तो जी सकते हैं ना। उसने कहकर जेवरात का डब्बा खोला, चूड़ियां निकाली और उसकी सोनी कलाइयों में डाल दी। बाकी जो पहनना हो तुम खुद पहन लो, वो बोला तो उसने डब्बा बंद कर दिया। फिलहाल इतना ही बहुत है, वो बोली, फिर उठकर डब्बे को सेफ में डाल दिया। आप चेंज कर लें, रात बहुत हो गई है। वार्डरोब से उसका स्लीपिंग सूट निकाल कर उसके जानिब बढ़ाया तो वो कपड़े लेकर बाथरूम की जानिब बढ़ गया। शहीर ने उससे थोड़ा-सा वक़्त माँगा था और उसने भी इनकार नहीं किया था और ना ही फिर कभी इस मौज़ू को छेड़ा था। घर की सोगवार फ़िज़ा टली, हालात ज़िंदगी मामूल पर आए तो वो भी घरदारी में मसरूफ़ हो गई। अम्मा, भाभी और भाई आए दिन आकर उससे मिल जाते थे और उसे मुतमईन देखकर खुद भी मुतमईन हो जाते थे। शहीर का ऑफ़िस टाइम 10 बजे का था और वो घर से 9 बजे ही निकल जाता था। फ़ज्र की अज़ान के साथ ही वो उठता था और नबा को भी जगा देता था। वैसे भी वो मुँह अंधेरे उठने की आदी थी। अब भी उठती थी, नमाज तिलावत से फारिग होकर नाश्ता, फिर उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी में जुट जाती कि शहीर को लंच बॉक्स देना होता था और वो इस पूरे अरसे में घर के छोटे मोटे कामों में मसरूफ रहती। कभी कभी शहीर उसे आउटिंग के लिए भी ले जाता। उसके तई उसका रवैया दोस्ताना था और वो उसे ही गनीमत जानकर मुतमईन भी थी। उनकी शादी को 2 माह बीत चुके थे मगर इस अरसे में सारा कभी उसके घर नहीं आई थी और ना ही उस वक्त उससे मिलती थी, जबकि वो शहीर के संग भी कभी कभार अम्मा के घर आती थी। सारा की मुझसे क्या दुश्मनी है अम्मा? उसकी आमद पर सारा अपने कमरे में बंद रहती तो वो मलूल सी होकर अम्मा से पूछती थी। अरे छोड़, भाड़ में जोक उसे, अम्मा उल्टा उसे ही डांट देती। तुझे क्या जरूरत है उसकी परवाह करने की, छोड़ दे उसे।
उसके हाल पर कि इसी लायक है ना अनजान। अम्मा सारा को खूब ही नवाजती और तब वो बनज़रे गायर शहीर को देखती, उसके चेहरे से कुछ अख्ज़ करना चाहती मगर कुछ अख्ज़ न कर पाती। ये हल्का सा तगय्युर भी वो उसकी आंखों या चेहरे पर नहीं पाती थी। सारा के नाम पर न वो चौंकता था और न ही कोई और तअस्सुर देता था, बल्कि जिस पोजीशन में होता उसमें रहता। कभी आमिर भाई से महवे गुफ्तगू होता, तो कभी भाभी के मजाक की जद में आकर हंसता मुस्कुराता हुआ, तो कभी कामी और रोमी के साथ ऊधम मचाने में मसरूफ। कोई तअस्सुर नहीं देते। सारा का नाम तुम्हें चौंकाता तक नहीं है शहीर, फिर क्यों मुझे इंतजार की सूली पर चढ़ा रखा है? वो सोचे बगैर ना रहती। ऑफिस जाते हुए मुझे मार्केट तक छोड़ते जाएं शहीर। वो ऑफिस जाने की तैयारियों में मसरूफ था जब वो कहने लगी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, शाम को साथ चलेंगे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो बालों में ब्रश करते हुए बोला, जी आटा दाल आपके साथ जाकर खरीदूंगी ना। उसने मुंह बनाया तो उसे हंसी आ गई। ओहो, यानी कि खालिस बीवियों वाली शॉपिंग करनी है। यकीनन। वो सर हिलाकर मुस्कुरा दी। वैसे शाम को क्या पकाने का इरादा है? वो पूछने लगा। सरप्राइज है, शाम को ही देख लीजिएगा। सरप्राइज? वो लम्हा भर चौंका, भवें सिकोड़ कर कुछ याद करने की कोशिश की मगर जब याद ना आया तो उसी से पूछने लगा, क्या सरप्राइज? बस शाम को ही मालूम होगा। ओके बॉस, चलें आप। उसने मुस्कुराते हुए ब्रीफकेस के साथ बाइक की चाबियां भी उठाई तो वो भी चादर ओढ़ती हुई उसके संग चल पड़ी। सुनो, वापसी में टैक्सी ले लेना, बसों में धक्के नहीं खाना, समझी? वो उसे मार्केट तक छोड़ जाने के लिए पलटा तो कहने लगा, बेहतर। उसने इस बात में सर हिला दिया। पैसे वैसे हैं या? वो पूछने लगा। जनाब की जेब मेरे ही कब्जे में तो होती है। वो कहकर मुस्कुराई तो वो खुदा हाफिज कहता हुआ बाइक आगे बढ़ा ले गया। खरीदारी से फारिग होकर वो शॉपर संभाले खाली टैक्सी के इंतजार में सड़क के किनारे खड़ी ही थी कि उसके बेहद करीब कोई कार आन रुकी। वो बिदक कर कई कदम पीछे हट गई और खुशमगी नजरों से गाड़ी वाले को देखा जो डोर खोलकर नीचे उतर रहा था और वो उसे पहचान गई। वो गुलफाम ही था। कैसी हो? वो ऐन उसके सामने खड़ा पूछ रहा था। जैसी नजर आ रही हूँ, यानी कि बिल्कुल खुश। वो कहकर मुस्कुराई, साथ ही एक हाथ का शॉपर दूसरे हाथ में मुंतकिल किया। खुश हो, जी रही हो, जिंदगी जीने का कोई तरीका मुझे बता दो कि तुम्हारे बगैर जी लूं मैं भी। वो थके थके से अंदाज में गोया हुआ तो वो चौंक सी गई। गुलफाम साहब, वो ठहर ठहर कर खुद एतमादी से गोया हुई। जिंदगी आपकी है और जीने का तरीका आप मुझसे पूछ रहे हैं? एक अनजान लड़की से जिसका आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। ताल्लुक बन तो रहा था ना बा। वो बेदिली से मुस्कुरा दिया। वो काम जो तुमने किया वो तुम्हारी बहन सारा भी तो कर सकती थी ना। तुमने जानबूझकर मुझे जिंदगी से दूर किया है नबा, और मैं। प्लीज गुलफाम साहब, उसने उसकी बात काट दी। आप मुझे इल्जाम ना दे, क्योंकि मैंने आपसे अहदो पैमान नहीं किए थे और ना ही कोई आस दिलाई थी। रही बात सारा की, तो उसने जो रास्ता मुनासिब समझा उससे उसने चुना, और मैंने जो राह अपने लिए मुनासिब समझी मुंतखब कर ली। और गुलफाम साहब, जिंदगी किसी एक के खो जाने से ठहर नहीं जाती और न ही किसी एक को पा लेने से हमेशा रमा रहती है। ये तो हमारे इख्तियार में है कि हम जिंदगी को किस तरह बरतते हैं। और सिलसिलाए कलाम दरमियान से ही रोककर उसने जाती हुई खाली टैक्सी को हाथ के इशारे से रुकवाया था। और जब टैक्सी रुकी तो वो लम्हा भर को उसकी जानिब घूमी। गुलफाम साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जिंदगी को जिंदगी की तरह जिएंगे, जैसे कि मैं जी रही हूँ अपने हमसफर के संग। अच्छा, खुदा हाफिज। वो कहती हुई शॉपर संभाल कर टैक्सी का बैक डोर खोलकर सीट पर बैठ गई। टैक्सी चली भी गई और वो कितनी ही देर तक सोचों में गुम वहीं खड़ा रहा। और जब वो घर आई तो जरा देर बाद ही शहीर का फोन आ गया। हो गई खरीदारी? वो पूछ रहा था। जी। वो मुस्कुरा दी। कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कि कई इसलिए पूछ रहा हूँ यार, कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम तन्हा भी खरीदारी कर सकती हो। वो हंस रहा था। ना तो दुनिया भर की इडियट मैं ही तो हूँ। वो नाराजगी से बोली, ये तो तयशुदा बात है, एतराफ तुमने अब किया तो क्या हुआ? शहीर मैं मार दूंगी, वो चिल्लाई। फोन में घुसकर वो हंसा तो देर तक हंसता रहा, फिर कहने लगा, वो तुम्हारा सरप्राइज हल्क से उतरा नहीं यार। क्यों सस्पेंस में डाल रखा है मुझे? शाम को आइएगा, हल्क से उतर जाएगा सब। यानी कि कुछ नहीं बताओगी? जी जनाब। वो हंस दी। ओके बॉस, खुदा हाफिज। अब शाम को मिलेंगे, उसने कहकर फोन बंद कर दिया। तो वो भी रिसीवर क्रैडल पर डालकर शाम की तैयारियों में लग गई। सारे काम वक्त पर हो गए तो वो शहीर की आमद में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया था। तब वो अपनी तैयारियों पर तायराना सी नजर डालती हुई खुद भी तैयार होने चल दी। और जब वो घर आया तो उसे यूं सजा सवरा देखकर चौंका, फिर निगाहें उसके सर पर मरकूज की तो जैसे हटाना ही भूल गया। पलकें झुकाती उठाती, झिझक झिझक कर मुस्कुराती हुई कितनी प्यारी लग रही थी वो, और जिसे देखते हुए वो बेखुद सा हो गया था।
शहीर उसकी मैवियत से घबराकर वो रुख मोड़ गई और वो जैसे ख्वाब से जागा, फिर सर झटक कर ब्रीफकेस फर्श पर डाला और उसके शानों पर हाथ रखते हुए उसे अपनी जानिब घुमाया। हैप्पी बर्थडे टू यू शहीद। उसके कुछ कहने से कबल ही वो उसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई थी, तो वो चौंका, फिर मजबूत बाजू से समेटते चले गए। थैंक्स जाना, थैंक्स अ लॉट। इतनी प्यारी सरगोशी थी और उसके चेहरे पर चमकता हुआ उसका चेहरा। शहीर वो झिझक कर उसके बाजुओं में चेहरा छुपा गई थी। अम्मी के बाद ये पहली खुशी मिली है जाना, वो भी तुम्हारी जात से। और मैं तो तुम्हें कुछ भी ना दे सका। वो उसे साथ लगाए बेडरूम में चला आया तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। मुझे अभी और वक्त दो नबा, मैं शिद्दतों से महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हें, सिर्फ तुम्हें नबा, सिर्फ तुम्हें। पल में उसकी कैफियत बदल चुकी थी, बहुत अपसेट नज़र आने लगा था वो। सॉरी शहीन, मेरा मकसद आपको यूँ हर्ट करना तो नहीं था। मैं तो बस एक खुशी का एहसास देना चाहती थी कि मेरी आमद से खुशी का एक दिन भी तो नहीं आया आपकी ज़िंदगी में। वो कहते-कहते सिसक उठी थी। ना, यूँ ना कहो नबा, शहीन ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। खुशियों के सारे दर तो मैंने तुम पर बंद कर दिए हैं। क्या करूँ कि मैं खोटे जज़्बे नहीं सौंप सकता तुम्हें। पता नहीं कब खुद को, अपने दिल को आज़ाद कर पाऊँगा मैं। मैं सिर्फ़ तुम्हें तुम्हें ही सोचना चाहता हूँ नबा, तुम्हें ही महसूस करना चाहता हूँ। मगर मगर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वक़्त चाहिए नबा, और वक़्त चाहिए मुझे। वो उसके आँसू साफ़ करते हुए कह रहा था और वो चुपचाप उसे देखे गई। ज़िंदगी के इस मोड़ पर भी तुम मुझे मात दे रही हो आपा, रुला रही हो मुझे कि तुम्हारी ही वज़ह से मेरा शौहर मुझ तक आ नहीं पा रहा है। वो सोचों में गुम हो चुकी थी। भाभी की ज़बानी उसे मालूम हुआ था कि गुलफ़ाम ने सारा को प्रपोज़ किया है। चलो अच्छा है, उसे उसका मनपसंद साथी मिल गया। उसने सुनकर इत्मीनान व खुशी का इज़हार किया और यूँ 1 डेढ़ माह के अंदर सारा ब्याह कर गुलफ़ाम के संग अमरीका सिधारी। और इधर आमिर भाई ने 2.5 लाख का चेक उसके हवाले किया, ये कहते हुए कि बेटे ये हक़ तुम्हारा है, इनकार नहीं करना। सारा को भी दिया है। तुम्हारी शादी तो उन हालात में हुई कि हमें कुछ होश ही नहीं था। अब ये तुम्हारा हक़ तुम्हें सौंप रहा हूँ। मगर मैं इनका करूँगी क्या भाई? वो हैरानी से चेक थामे पूछ रही थी। लो भाई, अब ये भी मैं ही बताऊँ? आमिर भाई की हँसी छूट गई। यार शहीर, 6-7 माह से तुम्हारे संग है ये। यार कुछ तो अक्ल मुंतकिल कर दी होती अपनी बीवी और मेरी इडियट बहन में। लो भला, इनके पास होती तो मुंतकिल भी करते। उसने शरारत से कहकर शहीर को देखा। क्या? क्या? क्या बोली? शहीर ने भाई के सामने ही उसकी चोटी खींच ली। हाँ, हाँ, मेरे सामने ही मेरी बहन पर ज़ुल्म। आमिर भाई आस्तीन चढ़ाने लगे। जी, पहले कहना था। पीठ पीछे करता वो शोखी से बोला तो आमिर भाई धप जमाते हुए उससे बगलगीर हो गए। यूं हंसता मुस्कुराता रखना बेटे मेरी गुड़िया को। बहुत जक उठाई है इसने अपनी ही बहन के हाथों। वो उसकी पीठ थपकते हुए कह रहे थे और वो उसे देख रहा था, जो चुपचाप सी उठकर बेडरूम का रुख कर चुकी थी। ओ सारा, तुम हो क्या शय? आमिर भाई जा चुके थे और वो सोचों में गुम सोफे पर नीम दराज था। शहीद, क्या हुआ? ज़रा ही देर बाद वो उस पर झुकी परेशानी से पूछ रही थी। हाँ, कुछ नहीं। वो चौंक कर उठ बैठा और वो जो खड़ी थी उसकी कलाई थाम कर उसे अपने बाजू में बिठा लिया। तुम खुश तो हो ना नबा? जाने वो क्या पूछना चाह रहा था, उसके सवाल पर लम्हा भर को वो चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। आपको क्या लगता है? वो उल्टा उसी से पूछने लगी। आई थिंक मैं दुख दिए जा रहा हूँ तुम्हें। उसने तवील सांस खींची। यूँ नहीं सोचिए शहीर, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। उसने कहते हुए उसके बाजू पर चेहरा टिकाकर पलकें मूंद ली थी। सर बात 50-60 की होती तो मैं सोच सकता था। वो फोन पर किसी से मुखातिब था और वो जो करीब ही बैठी चावल चुन रही थी, कदरे चौंक कर उसकी बातें सुनने लगी। 90 तो बहुत है सर मेरे पास फिलहाल, 70 से ज्यादा नहीं है। वो कह रहा था। नो सर, कर्ज की बुनियाद पर ही इमारत तामीर करनी होती तो मैं बहुत पहले हामी भर लेता। हाँ सर, जानता हूँ, बहुत अच्छा मौका है, मगर मैं फायदा नहीं उठा सकता। नो, नो सर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कर्ज की बुनियादों पर मैं काम नहीं करूंगा। ओके सर, थैंक्स। खुदा हाफिज। उसने कहकर रिसीवर रख दिया। किसका फोन था? वो उसकी जानिब घूमा तो पूछने लगी। मेरे बॉस का। क्या कह रहे थे? वो कंपनी की एक और ब्रांच खोल रहे हैं और मुझे पार्टनरशिप की ऑफर की है, मगर फिलहाल मेरे पास सरमाया नहीं है। उसने तफसील बताई। अरे है कैसे नहीं? वो कहने लगी। वो जो पिछले दिनों भाई ने चेक दिया था, क्या उसे दीमक चाटेंगे? नहीं नबा, वो तुम्हारा रुपया है, उस पर मेरा कोई हक नहीं। उसने कतियत से कहा था। क्यों, आप और मैं अलग है क्या? वो चावल का थाल रखकर उसके सामने आ खड़ी हुई। कहिए ना, आप और मैं अलग हैं? वो जवाब तलब नजरों से उसे देख रही थी। तब उसने नफी में सर हिलाते हुए उसके शानों पर हाथ रख दिए। देखो नबा, मैं लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। उसने उसकी बात काट दी और उसके हाथ परे करके बेडरूम में चली गई, तो वो भी पीछे लपका। यार बात तो सुनो।
कुछ नहीं सुनना मुझे, उसने कहकर सेफ खोला और चेक निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। बस आप बिस्मिल्लाह करें, और रही बात मेरी रकम को, तो फिक्र क्यों करते हैं, पाई पाई वसूलूंगी, सूद समेत। चेक उसकी शर्ट की जेब में डालते हुए वो मुस्कुरा रही थी। सूद हराम होता है, समझी, वो उसके हाथ थाम कर कहने लगा। लेकिन आपसे जो वसूलूंगी वो हलाल होगा। अच्छा जी, शरीयत में दखल अंदाजी? खुदा ना करे। कुछ भी बक देते हैं, उसने जैसे दहल कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैं हकीर पुर तकसीर ऐसा सोच भी नहीं सकती। कहने का मतलब ये था कि आप जो कमाएंगे उसे उड़ाएगा कौन? मैं ही ना, या कोई और? जी नहीं, सारी बिल्डिंग वालों को मदऊ करूंगा। उसने हंसते हुए उसकी नाक चुटकी में दबाई। बस इस रकम को आप इस्तेमाल में लाएं। खुदा वो दिन भी लाएगा जब हमारी इतनी हैसियत होगी कि हम सारी बिल्डिंग वालों को मदऊ कर सकें। वो मुस्कुराई तो शहीर ने उसे समेट लिया। इतना मत चाहो नबा, बहुत दूर हूं मैं तुमसे अब भी, अव्वल रोज की तरह। नहीं शहीर, आप मुझ में बसे हैं, दूर कहाँ हैं। आप महसूस ना करें तो अलग बात है। आंसू छुपाने की खातिर उसने पलकें झुका ली थी। अभी तो सिर्फ 6 माह हुए हैं और मैं 6 बरस भी इंतजार कर सकती हूँ आपका, आपके उन जज्बों का जो सिर्फ मेरे लिए होंगे। सच्चे और खरे जज्बे, उसने सोचा मगर कह ना सकी। उससे अलग होकर सेव बंद किया और किचन में चली गई। तुम तो खुश हो आपा, मनपसंद साथी पाकर, मुझे क्यों खुश नहीं रहने देती। वो सोचों में गुम, कामों में मसरूफ थी। दिन, महीने, फिर साल भी गुजर गया, मगर जिंदगी की रविश ना बदली। वही पुरानी डगर थी जिस पर वो गुज़श्ता 1 साल से अपने तमाम तर मुखलिस जज्बों समेत खड़ी उसकी मुंतजिर थी। वो जो उसका शौहर था, मगर जाने क्यों उस तक पहुंचने में इतनी ताखीर कर रहा था। बहुत मसरूफ हो चुका था वो, और अपनी जानिब से कुछ कुछ लापरवाह सा भी, कि न खाने का होश, न आराम का कोई ठिकाना। उस दिन भी वो उजलत से ऑफिस जाने की तैयारियों में मसरूफ था जब वो कहने लगी, या अल्लाह, एक आप ही जहां से निराले नहीं कूदे हैं बिजनेस लाइन में। वो उसकी लापरवाहियों पर चिढ़ जाती थी। यार समझा करो, इब्तिदा में मेहनत करूंगा तो ही बात बनेगी ना, उसने जैसे समझाया। हाँ, सोना भी भूल जाओ, खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं, इसे ही मेहनत कहते हैं ना। वो मजीद झल्लाई। सूरत देखी है आपने अपनी, वेट भी यकीनन घट गया होगा। अरे, इससे तो वही नौकरी भली थी। मुझे क्या पता था कि बिजनेस को यूं सर पर सवार कर लेंगी कि अपना ही होश गवा बैठेंगे। तुम तो हो ना ख्याल रखने वाली। वो उसके गुस्से पर हंस दिया। और जो ना होती तो हम भी कहाँ होते जाना। ओके, अब जाऊं या और कुछ कहना है, बल्कि डांटना है। वो ब्रीफकेस और बाइक की चाबियां समेत बिल्कुल तैयार था। ख्याल रखिएगा अपना, और खाना ठीक वक्त पर खाना। वो मुस्कुरा दी। ओके बॉस, और कुछ। वो चलते चलते रुका। शाम को लौट आए तो ज्यादा अच्छी बात होगी। वो दिन बहुत याद आते हैं शहीर, जब आप सारी शाम मेरे साथ होते थे। और अब तो वो उदासियों में घिर गई थी, इसलिए पूरी बात किए बगैर ही रुख मोड़कर किचन की जानी बोली, मगर उसने बाजू थाम कर आगे बढ़ने ना दिया। वो दिन फिर से आएंगे जाना, और इब्तिदा शायद आज ही हो जाए। वो कहता हुआ झुका, उसकी पलकों पर जमा होने वाले आंसू होठों से चुने, झुककर फर्श पर रखा ब्रीफकेस उठाया और उसे खुदा हाफिज कहता हुआ चला गया। और वो उसके बदले बदले रवैये पर हैरान हैरान सी खड़ी रह गई। ज़ोहर की नमाज से फारिग होकर उसने खाना खाया और सो गई। मगर नींद का वक़्फ़ा ज़्यादा तवील भी ना हुआ था कि कॉल बेल एक तसलसल से बजने लगी। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। दोपहर के 3 बज रहे थे। या अल्लाह! इस वक़्त कौन आ गया? वो बड़बड़ाकर उठी, तकियों पर पड़ा दुपट्टा उठाकर सलीके से ओढ़ा और दरवाज़े की जानिब बढ़ गई। इस अरसे में कॉल बेल मुसलसल बज रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो खिलाफ़े तवक्को शहीर नज़र आया, और कब्ल इसके कि वो हैरान होकर कुछ कहती या पूछती, उसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बोल्ट किया। ब्रीफकेस और छोटा-सा बैग सोफ़े पर उछाला और उसे बाजुओं से थाम कर कितने ही चक्कर दे डाले। या अल्लाह! उफ़ शहीर सनक गए हैं क्या? वो चकरा कर रह गई थी। यही समझ लो जाना। वो हंसता हुआ पलटा, उसे खींचकर सोफे पर बिठाया और पास पड़ा बैग खोलकर उसकी गोद में उलट दिया। ये शहीर, बड़े-बड़े नोटों की मोटी-मोटी कई गड्डियां देखकर वो हकला उठी। बिजनेस का पहला मुनाफा, यानी मेरे कारोबार की पहली आमदनी जाना, उसने मुस्कुराकर कहते हुए खाली बैग टेबल पर उछाल दिया। इतना इतना सारा। वो हवनकों की तरह मुंह खोले उसे देख रही थी। अहमक, वो हंस पड़ा। 3 माह की रकम एक साथ मिली है, मुआहदे के मुताबिक। अब हर माह मिला करेगी। मगर शहीर, इतनी दौलत हम करेंगे क्या? इतनी सादगी और मासूमियत थी उसके सवाल में कि वो लम्हे भर को उसे देखता ही रह गया। ऐश करेंगे जाना, वो शरीर हुआ। इतने अय्याश कब से हो गए आप? वो हंसती हुई गोद में पड़े नोट बैग में मुंतकिल करने लगी। इस काम से फारिग हुई तो शहीर ने बाजू थाम कर अपनी जानिब खींच लिया।
आज महसूस कर रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें जाना, तमाम तर शिद्दतों के साथ, जज्बों की सच्चाइयों के साथ। आई लव यू जाना, आई लव यू सो मच। उसका जज्बों से पुर लहजा उसकी समाअतों में, उसके वजूद में खुशबू की तरह फैलता चला गया था। बोलो ना नबा, महसूस कर रही हो कि यहाँ इस दिल में अब तुम ही हो, सिर्फ तुम। यहाँ मैं कब ना थी शहीर। उसने आसूदगी से मुस्कुराते हुए उसके सीने पर रख दिया। मौका तो खुशी का था, मगर उसकी आंखों में बरसात उतर आई थी। ये आंसू क्यों? वो उसका सर उठाकर पूछने लगा। फुप्पू, फुप्पू, वो बहुत शिद्दतों से रो दी। मैं तो उनकी कोई खिदमत भी ना कर सकी, एक घूंट पानी तक ना पिला सकी उन्हें, और वो मुझे खुशियों का एक जहां सौंप गई। आपकी सोच को कह रही थी, और वो चुपचाप उसे देखे गया। अम्मी की याद ने उसे भी आजरदा कर दिया था। पता नहीं उन्होंने किस लड़की को पसंद किया था आपके लिए, मगर किस्मत ने मुझे आपके संग कर दिया। जाने उनकी पसंद में मैं ही थी, या आखिरी वक्तों में उन्होंने समझौता कर लिया था। नहीं, अम्मी ने कोई समझौता नहीं किया था। वो कहने लगा, तुम ही थी उनकी पसंद। हाँ जाना, याद है मुझे जब एक बार उन्होंने मुझसे शादी के सिलसिले में बात की थी, मुझसे मेरी पसंद पूछी थी, और जाहिर है कि उस वक्त मैंने सारा का नाम लिया था। तब अम्मी ने कहा था कि अगर मैं नबा कहता तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। फिर भी उन्होंने मेरी पसंद मुझे सौंपना चाहिए, मगर खैर छोड़ो, ये सब गुजरी बातें हैं, और हमें आने वाले दिनों की बातें करनी है। वो कहकर मुस्कुराया, फिर उसके सारे आंसू समेट लिए। चाय नहीं पिलाओगी आज? वो पूछने लगा। लाती हूँ, मुस्कुराती हुई उठकर किचन में चली गई, और जब चाय लेकर बेडरूम में आई तो उसे कहीं जाने के लिए एकदम तैयार पाया। कहीं जा रहे हैं? वो उसे कब देखकर पूछने लगी। कहाँ? अय्याशी करने। वो घूंट भर के शरारत से मुस्कुराया। जी? वो हैरान होकर उसे देखने लगी। जी? उसने उसी के लहजे की नकल उतारी। दो तीन घूंट में चाय खत्म की, और फिर उसका बाजू थाम कर उसे वार्डरोब की जानिब घुमा दिया। चलिए हुजूर, फटाफट चेंज कीजिए, सिर्फ 15 मिनट में सर से पैर तक तैयार हो जाइए। वो वार्डरोब खोलकर उसके कपड़ों पर सरसरी नजर डालते हुए कह रहा था। कहाँ जाना है शहीर? वो हैरान हो रही थी। यार कह तो रहा हूँ, अय्याशी करेंगे। उसने वही सूट उसकी जानिब बढ़ाया था, जो महीनों पहले एक बार पहनकर उसने उसे बर्थडे विश किया था। अय्याशी के लिए बाहर जाना जरूरी है? वो मुस्कुराकर पूछने लगी। ना तो शॉपिंग सेंटर्स और होटल्स घर में मिलेंगे हमें। उसने मसनूई खफगी से घूरा। जी जनाब, शॉपिंग की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, और ना ही होटलबाजी जरूरी है, समझे आप? और ये जो इतना कमा कर लाया हूं मैं। उसने बेड पर पड़ा बैग उसे खींच मारा, जिसे उसने कैच कर लिया। सेफ का एक खाना बिल्कुल खाली है जनाब। वो हंसी। जी, आपकी ऊपरी मंजिल की तरह। वो चिढ़कर बेड पर ऊंद गया। टाई जो बड़े एहतमाम से लगाई थी, गले से खींचकर दूर उछाल दी। वही हश्र जूतों का भी हुआ। तब वो मुस्कुराती हुई बैग सेफ में डालकर कपड़े बदलने बाथरूम में चली गई। कपड़े बदल कर आई तो देखा वो हनूज बेड पर ऊंधा पड़ा था। जनाब शहीर साहब, वो आपकी बेगम तैयार खड़ी हैं। जी? क्या कह दूं उनसे? वो बेड के पास उसके सिरहाने खड़ी शरारत आमेज संजीदगी से पूछ रही थी। कह दो साहब का मूड खराब है, इडियट। उसने हंसते हुए उसे खींच लिया। उफ अल्लाह शहीर, उसकी चीखें निकल गईं। क्यों जान जला रही हो? हाँ? वो झुका उस पर। बस इतनी सी कुव्वत बर्दाश्त है? क्या मैं जरा सा तंग भी नहीं कर सकती आपको? जी जरूर, तंग तो अब हम आपको करेंगे जाना, कि बाहर ना सही घर में ही अय्याशी तो करनी जरूर है। वो मुस्कुराता हुआ बाजू का हल्का तंग करने लगा था। शहीर, वो गुलरंग मुखड़ा लिए उसकी शिद्दतों के आगे हारती चली गई। जिंदगी यकलक थी, बहुत हसीन हो गई थी। शहीर का रवैया तो पहले भी उसके साथ अच्छा ही था, मगर अब उन रवैयों में खुलूस और मोहब्बतें शामिल थी। वो खुश थी, बेहद खुश। मगर ये खुशियां उस वक्त उसे रुखसत होती हुई महसूस हुई, जबकि और सारा वारिद हुई। उस शाम वो शहीर के साथ अम्मा के घर आई थी, जहां उसने सारा को मौजूद पाया। आपा कब आई, और गुलफाम भाई कहाँ हैं? वो बेहद खुश होकर सारा की जानिब बढ़ी। वहीं जहां उसे होना चाहिए। सारा के अंदाज में उससे मिलने की कोई खुशी या गर्मजोशी नहीं थी। क्या मतलब? वो चौंक गई। उस नाहंजान ने तलाक ले ली है उससे, और इद्दत गुजार कर यहाँ आई है मेरे सीने पर मूंग दलने। अम्मा बोली तो वो हैरत से उनका मुंह तकने लगी, जबकि सारा कह रही थी, तो और क्या करती, इतना तो निभाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस ना हुआ। मेरा होकर भी मेरा ना था, तो छोड़ आई उसे। वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। बात क्या है मामी? शहीर पूछने लगा। बात क्या होनी है बेटा? अम्मा बोली। अपनी मनमानी कर चुकी है वो, अब हम क्या कर सकते हैं? आपने राब्ता तो किया होता गुलफाम से। वो आमिर भाई की जानिब मुड़ा। कोई फायदा नहीं है, बेटे की तलाक का मुतालबा सारा ने खुद किया था। आमिर भाई कहने लगे। मैंने फोन किया था गुलफाम को, और उसने बस इतना कहा कि वो उसे जीत ना सकी। उसने कोशिश ही नहीं की। वो नहीं चाह सकती किसी को अपनी जात के अलावा। मैं समझा नहीं। वो उलझ गया। तब आमिर भाई तवील सांस लेकर कहने लगे।
दरअसल गुलफाम ने पहले नबा को प्रपोज किया था और कबल उसके कि हम कोई जवाब देते, सारा ने उधम मचा दी कि गुलफाम का रिश्ता उससे जोड़ा जाए, नबा से नहीं। फिर अचानक हालात ने रुख बदला और नबा तुम्हारा मुकद्दर हो गई। फिर गुलफाम ने सारा के लिए मुझसे बात की और सारा तो राजी ही थी। यूं मैंने हामी भर ली, मगर वो नबा ना बन सकी। और गुलफाम शायद नबा को सारा में तलाश कर रहा था, इसलिए वो बात पूरी किए बगैर ही खामोश हो गए थे। मुझे क्यों भाई, मैंने क्या किया था? वो रुहासी हो गई। मैंने तो कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं, बल्कि मुझे मौका ही नहीं मिला था कुछ सोचने का। तो अब सोच लो भाई, शहीर ने बेहद शरारत से कहा। मैं मार दूंगी शहीर, उसने चिढ़कर कुशन उसे खींच मारा। हैं? नबा, वो तुम्हारा शौहर है ना कि दोस्त? अम्मा ने बुरी तरह डांटा। हाँ जी, सींग होते हैं ना शौहर के। वो हंसता हुआ उठकर उसके बाजू में आ बैठा, ये पूछता हुआ कि तुम रो क्यों रही हो? इतनी फालतू बात क्यों करते हैं आप मुझसे? वो शिद्दतों से रो ही पड़ी। अरे अरे यार, तुम भी बस। शहीर बौखला गया, जबकि अम्मा ने मुस्कुराहट छुपाते हुए अपने कमरे की राह ली थी। और आमिर भाई उसके सर पर हाथ रखकर कह रहे थे, मजाक का बुरा नहीं मनाया जाता बेटे। हाँ, मुझे ही कहिए, ये आपका बेनोई दूध का धुला है, इतना रुलाता है मुझे। क्यों बे? आमिर भाई शहीर की जानिब घूमे। कसम ले लो साले, सब सब मगरमच्छ के आंसू हैं। वो हंसता हुआ उनके गले लग गया था। ईमान से बताइए भाई, क्या आपकी इडियट बहन खुश नहीं लगती आपको मेरे साथ? उसकी खुशियाँ, उसका इत्मीनान ही तो हमें सुकून देता है बेटे। वो मुस्कुरा दिए। खुदा करे यूं ही हमेशा तुम दोनों हंसते मुस्कुराते रहो। हर वो चीज तुम्हें मिले जिसकी तुम तमन्ना करो। बस फिलहाल इतनी दुआएं ही काफी है। चलें, खाना लग गया है। रुबीना भाभी कहती हुई आ गई तो वो उनके साथ ही डाइनिंग टेबल की जानिब चली गई, जबकि शहीर आमिर भाई के साथ था। खाने की मेज पर उसकी जान अटकने लगी उस वक्त, जबकि उसने सारा को बेतकल्लुफी से शहीर से बातें करते देखा। वो बढ़ बढ़कर एक एक शय उसकी जानिब बढ़ा रही थी और वो खौफजदा सी होकर उसकी सूरत तक रही थी कि वो तो कभी शहीद से इतनी बातें नहीं करती थी, मगर आज तो तकल्लुफ की सारी हदें बालाए ताक रख चुकी थी। और वो भी तो हंस हंस कर उसकी बातों के जवाब दिए जा रहा था। और फिर यूं होने लगा कि सारा, जो शादी के बाद उससे मिलने तक की रवादार ना थी, अब बेतकल्लुफ उसके घर आने जाने लगी थी। वो भी उन औकात में जबकि शहीर मौजूद होता। और जब वो आती तो शहीर भी उससे बातों में लग जाता और वो हरासा सी हो जाती। ये छीन लेगी मुझसे मेरे शहीर को। उसके जहन में ये ख्याल जड़ पकड़ने लगा था। ये अभी तक इस जरबे में क्यों रह रही हो? उस रोज सारा आई तो कहने लगी, क्या मतलब? वो समझी नहीं तो हैरत से उसे देखने लगी। अब तो शहीर का अपना बिजनेस है, लाखों कमाता होगा, तो क्या एक बंगला नहीं खरीद सकता? वो बोली, खरीद सकते हैं, मगर फिलहाल हमारे लिए ये फ्लैट काफी है। इसलिए काफी है, ये 4 कमरे। दम घुटता है मेरा तो यहाँ, जाने तुम कैसे रहती हो? वो नाक चढ़ाकर कहने लगी। दम घुटता है तो आती ही क्यों हो यहाँ? उसने चाहा कि कह दे, मगर उससे पहले ही शहीर बोल पड़ा था। ठीक है भाई, खरीद लेंगे एक बंगला, ताकि तुम्हारा दम ना घुटे जब बहन से मिलने आओ। तो वो बोला तो वो शाकी नजरों से उसे देखने लगी कि जरूरत क्या थी सारा की तायद करने की। वो सख्त टेंस हो चुकी थी। सारा की आमद उसे शहीर की बेतकल्लुफी उसे खलने लगी थी, मगर वो शहीर से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी, तनाव का शिकार थी, जो उसकी जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज हुआ था। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है नबा? उस रोज वो ऑफिस से लौटा तो उस पर तफसीली नजर डालकर बुरी तरह चौंका था। इतने दिनों बाद ख्याल आया शहीर? वो शिद्दतों से रो दी। नहीं जाना, मैं गाफिल तो नहीं था। उसने उसे समेट लिया। क्या सोचती रहती हो तुम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बदल गया हूँ, यही महसूस कर रही हो ना? वो पूछ रहा था और वो नफी में सर हिला रही थी। तो फिर क्यों, क्यों इस कदर पजमुर्दा सी हो गई हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं शहीर, मैं ठीक हूँ। उसने बमुश्किल तमाम ये जुमला अदा किया था। सारा ने कुछ कहा है? वो पूछने लगा। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। फिर मुझे डर लगता है, डर लगता है शहीर की वो छीन लेगी आपको मुझसे, मेरा सब कुछ ले लेगी वो। मैं मर जाऊंगी शहीर, मैं जी ना सकूंगी आपको खोकर। दिल का डर, खौफ उसके होठों तक आ ही गया। नहीं, ऐसा नहीं सोचो। वो उसके बालों में उँगलियां फेरता हुआ कहने लगा। तुम एतबार करो मुझ पर, मेरी चाहतों पर। सिर्फ ये सोचो कि शहीर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। कोई अलग नहीं कर सकता मुझे तुमसे, सारा, सारा भी नहीं। वो मध्यम मध्यम लहजे में कहता हुआ उसे एतमाद बख्श रहा था। और सुनो, अपनी बेगम साहिबा से कहो कि साहब को वो नबा पसंद है जो हमेशा हंसती मुस्कुराती थी, अपनी तमाम तर हिमाकतों समेत। समझी? या दूं दो चार हाथ? वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था। तुम भी कह दो अपने साहब से कि बेगम साहिबा का मूड ठीक नहीं है। वो मुंह बनाकर रुख मोड़ने लगी, मगर उसने मुड़ने नहीं दिया। मूड ठीक करना तो हमें खूब आता है बेगम। वो झुका उस पर। उसी वक्त कॉल बेल बजी। बजने दो, आज दरवाजा नहीं खुलेगा। वो टस से मस ना हुआ। वो सारा होगी शायद। वो बोल पड़ी, कोई भी हो, आज की शाम हमारी है, सिर्फ हमारी, जाना।
इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं, वो तो उसे देखे गई। तुम मेरे हो ना शहीर, जाने क्यों उसे यकीन ना आया था। तुम्हारे साथ हूँ, बेहद करीब, तुम्हारी ज़ात में बसा हुआ, फिर भी यकीन नहीं करोगी जाना? उसके अंदाज़, उसका लहज़ा, उसकी मोहब्बतें, शिद्दतें वो पुरसुकून होती जा रही थी। कई दिनों से वो नोट कर रही थी, वो अक्सर देर से घर आने लगा था और इधर पिछले कई दिनों से सारा की आमद भी बंद थी। शहीर की ताख़ीर और सारा का ना आना उसे शकूक में मुब्तला कर रहा था। कहीं वो सारा से तो मिलने नहीं जाते? वो सोचती, फिर जैसे दहल कर अपनी सोचों को परे झटक देती। देर सवेर तो हो ही जाती है जाना, बहुत कोशिश करता हूँ कि सारे बखेड़े वक्त पर समेट कर तुम तक पहुँच जाऊँ, मगर नाकाम हो जाता हूँ बाज़ औक़ात। वो उसकी ताख़ीर का सबब पूछती तो वो कहता, क्या ज़रूरत है शहीर इस कद्र हलकान होने की? वो कहती, ज़्यादा की तमन्ना नहीं है मुझे, बहुत महदूद ज़रूरियात हैं मेरी, फिर क्यों आप इस कदर मेहनत करते हैं? तुम्हारी और अपनी खुशियों के लिए करता हूँ यार। वो मुस्कुरा देता, हम तो अब भी बहुत खुश हैं शहीर, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, और उन्हीं खुशियों की पायदारी के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। खैर छोड़ो यार और दूसरी बातें करो कि अब तो तुम्हारे पास हूँ मैं, वो मौज़ू बदल देता और वो भी मुतमईन हो जाती कि बहरहाल वो उसी का था। सुनो, आज वापसी में शायद देर हो जाए। तुम परेशान मत होना। उस रोज वो ऑफिस जाते हुए कहने लगा तो वो महज इस बात में सर हिला कर रह गई। और जब वो चला गया तो वो अपने मामूल के कामों में लग गई। शाम हुई तो सामने वाले फ्लैट से मिसेज रजा आ गई, जिन्हें वो भाभी कहती थी। नबा, अगर फ्री हो तो मेरे साथ जरा मार्केट तक चलो। वो बोली तो वो तैयार हो गई कि शहीर ने तो वैसे भी आज देर से ही आना था, खरीदारी तो उसे करनी नहीं थी। वो मिसेज रजा के साथ आ गई थी और जब वो खरीदारी से फारिग हुई तो दोनों बातें करती हुई टैक्सी स्टैंड की जानिब बढ़ी। बातें करती हुई मारूफ शाहराह पर दौड़ती भागती गाड़ियों पर सरसरी निगाह डालती हूँ। वो मिसेज रजा के साथ कदम बढ़ा रही थी, मगर बढ़ते कदम उस वक्त रुक गए जब उसने शहीर की बाइक को सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ते देखा। वो तन्हा नहीं था, पिछली सीट पर सारा भी थी और उसके अंदाज बता रहे थे कि वो तकल्लुफ की हदें किस हद तक फलांग चुकी है। तो ये मेहनत करते हो तुम शहीर? झूठे मक्कार फरेबी वो शदीद सदमा का शिकार हो चुकी थी। चकराते सर को थामते हुए उसने शहीर की बाइक को नजरों से ओझल होते देखा और कबल इसके कि वो तवाजुन खोती मिसेज रजा ने तेजी से शॉपर जमीन पर डालकर उसे थाम लिया। नबा, नबा क्या हुआ? वो परेशान हो गई। उसे सहारा देकर जल्दी से वहीं फुटपाथ पर ही बिठा दिया। नबा, नबा, वो उसे आवाजें दे रही थी और वो पसीने से तरबतर चेहरा लिए उन्हें देखे गई। कुछ कह ना पाई। ये अचानक क्या हुआ नबा? वो घबरा उठी। झुककर उसका पसीने से तर चेहरा अपने आंचल से पोंछा। तुम बैठो यहीं, मैं टैक्सी रुकवाती हूँ। वो कहकर तेजी से खड़ी होकर आगे बढ़ी। भाई, किसी करीबी क्लिनिक चलो जल्दी। टैक्सी रुकी तो वो उसे सहारा देकर अंदर बिठाती हुई टैक्सी ड्राइवर से बोली। और वो महज खुश्क होते होठों पर जबान फेर कर रह गई। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वो उसका सर शाने से लगाकर थपकते हुए कह रही थी और वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। शाम गहरी होने से कब्ल ही वो घर वापस आ गई थी। अचानक तबीयत बिगड़ने का जो सबब डॉक्टर ने बताया था, वो मसर्रत आ गई था, मगर वो खुश ना हो सकी। मिसेज रज़ा ने गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। कोई और वक़्त होता तो वो यकीनन शर्मा जाती, मगर आज उन्हें वो कोई तासुर ना दे सकी। आँसू छुपाती हुई वो अपने फ्लैट की जानिब बढ़ गई। तुम दब तुम दगाबाज हो, फरेबी हो शहीद, कितनी खूबसूरती से अपनी मोहब्बतों का यकीन दिला देते हो मुझे, और मैं भी पागल आँखें बंद करके यकीन कर लेती हूँ। वो सोचे और रोए गई। मेरी खुशियों की पायदारी के लिए मेहनत कर रहे हो तुम। देख ली मैंने तुम्हारी मेहनत, बस अब फैसला कर ही डालो शहीद, या सारा या मैं। ये कैसा वक्त तुमने मुझ पर ला दिया है शहीद कि मैं अपने वजूद में होने वाली तख्लीक पर खुश भी नहीं हो पा रही हूँ। और तुम्हें तुम्हें भला क्या खुशी होगी? तुम तो वैसे ही सारा की जुल्फों के असीर हो चुके हो। शाम ने रात का लिबादा ओढ़ लिया था, मगर शहीर हनूज वापस नहीं आया था। उसने उठकर तमाम कमरों की बत्तियां रोशन की और दोबारा बेडरूम का रुख कर रही थी कि कॉल बेल बजने लगी। मिल गई फुर्सत, खत्म हो गया मेहनत का दौरानिया। उसने कुड़ कर सोचा और पलट कर दरवाजा खोलने लगी। वो अंदर आया तो हमेशा की तरह उसे देखकर मुस्कुराया, मगर वो एक पल उसके सामने ना रुकी। पलटकर बेडरूम में चली गई। रोज की तरह न उसके हाथ से ब्रीफकेस लिया, ना ही उसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया। उसके रवैये पर वो कदरे ठिठका, फिर दरवाजा बंद करके बेडरूम में आया तो देखा वो बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। नबा, वो ब्रीफकेस साइड टेबल पर डालकर उसकी जानिब बढ़ा। नाराज क्यों हो? उसने जबरदस्ती उसका सर ऊंचा किया तो वो बस एक नजर उस पर डालकर रुख मोड़ गई। देखो यार, मैंने तो सुबह ही तुमसे कह दिया था कि आज देर हो जाएगी, फिर भी तुम। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने जरूरी काम में फंस गया था? शहीर साहब, मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं ना, तो फिर क्यों सफाइयां पेश कर रहे हैं? वो तल्खी से कहकर उसके हाथ परे करके बेड से उतर गई। खाना खा कर आए हैं तो कह दें ताकि मैं जाकर खा लूं। तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है मैंने? बोलो।
उसने बाजू से थाम कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। आपका ये सूजा सूजा थोबड़ा अच्छा नहीं लग रहा बेगम साहिबा। सब धोखा फरेब ढकोसला। वो उसे परे धकेल कर उठ गई। नबा, जाना प्रॉमिस, अब नहीं होगी देर। यार अब तो मुस्कुरा दो, वैसे ही थक थका कर आया हूँ। उसे 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 दोबारा खींच कर बेड पर बिठा दिया था। हाँ, थकन उतारने के लिए ही तो मैं बैठी हूँ शहीद। वो शिद्दतों से रो दी। कौन सा ऐसा काम आन पड़ता है कि आपको मेरी तन्हाइयों का भी एहसास नहीं रहता? पता है आपको कितनी मुश्किल से दिन गुजरता है मेरा आपके इंतजार में, और आप कह तो रहा हूँ अब नहीं देर होगी। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला तो वो चुपचाप उसे देखे गई। वो सच नहीं कह रहा था, उसे ताखीर की सही वजह नहीं बता रहा था। मैं ही बेवकूफ हूँ शहीर, जो तुम्हें चाहे चली गई, और तुम वो सोचों में गुम थी। क्या सोचने लगी? उसने चौंकाया। कुछ नहीं। वो नफी में सर हिलाकर बेड से उतर गई। वार्डरोब से उसके कपड़े निकाल कर बाथरूम में रखे। आप चेंज करें, मैं खाना लगाती हूँ। वो कहती हुई चली गई तो वो उसके रूखे रूखे रवैये पर गौर करता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आज जल्दी आऊँगा जाना, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। अगले रोज़ ऑफ़िस जाते हुए वो कहता गया था, और जब शाम को लौटा तो खिलाफ़े उम्मीद दरवाज़ा लॉक मिला। कहाँ चली गई ये? वो सोचता हुआ दूसरी चाबी से लॉक खोलने लगा। अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। ब्रीफ़केस टेबल पर रखा तो पेपरवेट के नीचे दबे कागज़ ने तवज्जो खींच ली। शायद कोई मैसेज छोड़ गई है। इडियट! ऑफ़िस पे फ़ोन नहीं कर सकती थी? वो मुस्कुराता हुआ टाई की नॉट ढीली करके कागज़ लेकर बेड पर लेट गया। वो तहरीर पर नज़र डाली तो बौखला कर उठ बैठा। आँखें फाड़-फाड़ कर देखा, उसे ही मुखातिब करके लिखा था। शहीद, ज़्यादा बातें नहीं करनी है मुझे आपसे। कहना सिर्फ़ इतना है कि कब्ल इसके कि आप मुझे ठुकराएँ, मैं खुद ही आपसे तलाक का मुतालबा कर रही हूँ। मैं ही खुशफ़हम थी शहीद, आप तो कभी भी मेरे नहीं थे। आपके दिल में तो बस सारा ही सारा है, और आप कितनी खूबसूरती से मुझे फ़रेब देते रहे। अपनी चाहतों का यकीन दिलाते रहे, और मैं भी यकीन करती चली गई। हर गाम पर सारा ने मुझे मात दी है, मुझसे मेरी हर पसंदीदा शय छीनी है, और अब आपको भी छीन लेगी। तो क्या अजीब हुआ? मैं आपके छिन जाने का शिकवा भी नहीं करना चाहती, और ना ही मातम कि आप मेरे थे ही कब। फिर भी बहुत कुछ दिया है मुझे आपने, मेरी ज़ात की तकमील की है आपने, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसके तमाम हुकूक मुझे दे दें शहीद। उम्र भर आपकी एहसानमंद रहूँगी, और उसे देख-देख कर जी लूँगी, जो मेरे शौहर की निशानी है, शौहर जिसे मैंने टूट कर चाहा है, दिल की तमाम तर सच्चाइयों समेत। फ़कत नबा। इडियट! अहमक, बेवकूफ, गधी, नॉनसेंस। वो कागज़ तय करके जेब में डालता हुआ तेज़ी से उठा और चाबियाँ उठाकर बाहर की जानिब लपका। पता नहीं कहाँ होगी इस वक़्त। वो आनन-फानन आमिर भाई के दर तक पहुँचा, और अब खड़ा एक तसलसल से डोरबेल का बटन पुश किए जा रहा था। तौबा है शहीद, इतनी बेसब्री! भाभी ने दरवाज़ा खोला था। वो तो कह रही थी कि बहुत सारे दिन रहेगी यहाँ, और इन्हें देखें आमिर क्या हुलिया लेकर वारिद हुए हैं। भाभी ने हंसते हुए ही आमिर भाई को उसकी जानिब मुतवज्जा किया तो वो झेंप सा गया अपने ही हुलिया पर। गले में टाई झूल रही थी, आधी शर्ट पैंट के अंदर तो आधी बाहर, और बाल तो खैर वैसे भी मुंतशिर ही थे। क्यों भई? किसने दौड़ाया है? आमिर भाई जी खोल कर हंस रहे थे। वही जो बहन है आपकी। वो खिसियाकर उन्हें घूरता हुआ उनके साथ ही हॉल में दाखिल हुआ था। कहाँ है वो? वो भाभी से पूछने लगा। इतनी बेताबी एक ही दिन में? वो तो बहुत सारे दिन रहने आई है। भाभी ने मजाक उड़ाया। जी नहीं, मैंने नहीं कहा था रहने। आप देख रही हैं एक दिन में उसके बगैर मेरी हालत। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, उसे ले जाऊंगा मैं। वो है कहाँ? अपने कमरे में पड़ी सो रही है, और तुम रात का खाना खाए बगैर नहीं जाओगे, समझे? भाभी बोली तो वो जरा देर अम्मा के पास बैठकर उनसे दो चार बातें करके उसके कमरे की जानिब हो लिया। खैर, इतनी अक्लमंद तो थी कि यहाँ किसी पर अपनी बेवकूफ़ी अया ना की। इडियट! वो मुस्कुराता हुआ पर्दा सरका कर अंदर दाखिल हुआ। वो बेड पर बेखबर पड़ी थी। मुझे बेचैनियाँ सौंप कर किस कदर इत्मीनान से सो रही हो। वो मुस्कुराता हुआ उस पर झुका। वो यकीनन रोते-रोते सो गई थी। चेहरे पर आँसुओं के निशान यही ज़ाहिर कर रहे थे। नबा, उसने बड़ी चाह से उसके बालों में उँगलियाँ फेरी, पेशानी पर बिखरी लटों को परे किया। नबा, नबा, मेरी ज़िंदगी। उसकी सरगोशियाँ उसे नींद की आगोश से खींच लाईं। उसने आँखें खोलीं, फिर उस पर नज़र पड़ी तो जल्दी से उठ बैठी। क्यों आए हैं अब? वो रुख मोड़ चुकी थी। क्यों ना आता, हाँ? उसने बेड पर बैठकर उसे अपनी जानिब घुमा लिया। क्या बेवकूफ़ी कर आई थी? ये जेब से तयशुदा कागज़ निकालकर उसकी आँखों की जानिब लहराया। वही जो आप करने वाले थे। नॉनसेंस! वो झल्लाया। क्या करने वाला था मैं, हाँ? छोड़ देता तुम्हें। तुमने ऐसा सोचा ही क्यों? तो और क्या करती? लेकर घूमते तो रहते हैं सारा को, और धोखा देते हैं मुझे। वो रो पड़ी। हाँ, घूमता हूँ उसे लेकर। फिर
फिर क्या कर लोगी तुम? हाँ, नहीं देता मैं तुम्हें तलाक वलाक। ना दे, खुद ही हो जाएगी जब आप शादी करेंगे उससे। ये किस अक्लमंद ने कह दिया कि मैं शादी करूंगा उससे? किसी ने भी कहा हो? यही होना है, पता है मुझे। वो सिसकी, खाक पता है तुम्हें? शहीर हंसते हुए कागज जेब में डालकर उसे समेट लिया। दूर रहिए आप मुझसे, नहीं खा सकती मजीद फरेब। नहीं होता दूर, कर लो जो करना है। वो बाजुओं का हल्का तंग करते हुए हंस दिया। इतनी बड़ी खुशी छुपा गई मुझसे, बताया भी तो इस अंदाज में कि मेरा बच्चा मेरे शौहर की निशानी। अच्छा जी, वही सब कुछ हो गया। शौहर की कोई वैल्यू ही नहीं। हाँ शहीद, मैं मार दूंगी, छोड़े मुझे। वो हनूज रो रही थी। मत जताएं ये झूठी मोहब्बतें, बचा कर रखें सारा के लिए। सारा सारा सारा, उसने भिन्ना कर लब भींच लिए। बहन ना हो, ये भूत प्रेत हो गई। नॉनसेंस, क्यों इस कदर हावी कर रखा है उसे अपने आसाब पर कि मेरे जज्बे पस मंजर में चले गए। बहुत तकलीफ दे रही हो जाना। हाँ तो क्यों बात करते हैं उससे? क्यों मुझसे झूठ बोल बोल कर शामें गुजारते हैं उसके संग? बात मैं नहीं करता, वो करती है, समझी? और आप इतने ही बोले हैं ना, मना नहीं कर सकते उसे? वो दबी दबी आवाज में चीखी। हाँ, मना कर देता मैं, वो कहने लगा, मगर एकदम नहीं कर सका। ऐसा कि उसकी नेचर से तुम वाकिफ हो नबा। फिर भी ऐसा कह रही हो? धीरे धीरे ट्रांस में लाकर सहूलत से समझाता उसे कि उससे छुटकारे का यही तरीका समझ में आया था मुझे। तुम खुद सोचो, वो इनकार बर्दाश्त नहीं करती है, और मैं एकदम इनकार कर देता तो पता नहीं क्या रद्द अमल होता उसका। जिंदगी तल्ख कर देती वो तुम्हारी कि वो खुश नहीं तो तुम भी क्यों खुश रहो। और फिर तल्ख तो अब भी कर रखी है उसने जिंदगी। उसने चिढ़कर बात काटी। रहने दे शहीद, मत बहलाएं मुझे। तल्खियां महज तुम्हारी बेवकूफियों का नतीजा है। वो बोला, तुम एतबार नहीं कर रही मुझ पर, मेरी चाहतों पर। दूसरी और कोई बात नहीं है। हाँ, एतबार दिया भी तो नहीं आपने मुझे। क्यों झूठ बोला मुझसे कि मेरी खुशियों की पायदारी के लिए मेहनत कर रहे हैं? बहुत खूब मेहनत की है आपने, सब देखा है मैंने। हाँ, सारा को कायल करना, इस बात का यकीन दिलाना कि शरीर उसका हो ही नहीं सकता, क्या कम मेहनत तलब काम है? वो उल्टी खोपड़ी की लड़की कोई बात समझती कब है? धीरे धीरे अपनाइए से एक एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं उसे। और तुम? हाँ, यूं साथ ले लेकर ना। तो और क्या करता? घर पर आती थी तब भी तो तुम्हें चैन नहीं पड़ता था। और अब चुप हो जाओ नबा, इतने फजूल के शिकवे। तौबा तौबा, हाँ मेरी बातें फजूल ही लगेंगी अब। है ही फजूल, लगने और ना लगने का क्या सवाल। वो शोखी से मुस्कुराया। और अब सीधी तरह घर चलती हो या तुम्हारे खत दे दूं आमिर भाई को? मेरे खुदा, मरवा दिया था आज मुझे तुमने। ऑफिस से घर और घर से यहाँ भागा आया, एक कप चाय तक नहीं पी अभी तक। एहसान किया ना मुझ पर? वो उसे परे धकेल कर बेड से उतर गई। जी बेगम साहिबा, एहसान ही किया है, वो भी साथ ही उतरा। इतना चाहने वाला शौहर किस्मत से ही मिला करता है, समझी? हाँ, देखी है आपकी चाहत, बहुत झूठे हैं आप शहीर। वो चेहरा हथेलियों में छुपाकर फिर से रो दी। ए इधर देखो, यहाँ इन आंखों में क्या झूठ नजर आता है तुम्हें? उसने उसके चेहरे से हाथ हटा दिए। नहीं समझती मुझे आंखों की जबान। उसने सर ना उठाया। हम समझा देंगे जाना। वो उसके आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा दिया। सच सच बताना, क्या झूठी है मेरी चाहतें? नहीं, वो नफी में सर हिलाकर पहली बार मुस्कुराई थी। थैंक्स जाना, चलें आप अपने घर? वो हंस दिया। वो इस बात में सर हिलाती हुई उसके संग बोली, मगर भाभी ने रात के खाने से कब्ल दोनों को जाने ही ना दिया। बाइक कहाँ है आपकी? रात सबसे रुखसत होकर वो शहीर के संग बाहर निकली तो अतराफ में नजरें डालकर पूछने लगी, क्योंकि उसे आसपास कहीं उसकी बाइक खड़ी नजर ना आई थी। कबाड़ में दे दी। वो बोला, क्यों? अच्छी भली तो थी। जी, मगर अब जो सवारी हमने अफोर्ड की है वो बाइक से बेहतर है। क्या मतलब? वो चौंकी। अब मैं तुम्हारे सर पर सवारी किया करूंगा, वो बहुत संजीदगी से बोला। धत, उसकी हंसी छूट गई। बताइए ना, कहाँ है सवारी? चल तो रही हो यार, देख ही लोगी। वो कहता हुआ उसका हाथ थामे गली पार करके सड़क तक चला आया। ये रही हमारी सवारी, वो बोला तो उसने हैरत से आंखें फाड़ कर सड़क के किनारे खड़ी चमचम करती मरून सुजुकी को देखा। ये ये कार हमारी है? उसे जैसे यकीन ना आया। तो और किसकी होगी? कब खरीदी? आज ही। वो कहने लगा, याद है तुम्हें, आज ही सुबह तुमसे कहा था कि एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, और वो सरप्राइज यही है जाना। हाय सच! वो बेइंतहा खुश हो गई थी। कार के अतराफ घूम फिर कर हाथ फेर फेर कर देख रही थी। डोर खोलकर अंदर का जायजा लिया, फिर उसके पास आकर कहने लगी, अल्लाह शहीर, पहले क्यों नहीं बताया था? और वो कुछ कहने के बजाय लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए उसके चेहरे पर रक्सा खुशियों के रंग देखे गया। मेरी जिंदगी इतनी हसीन ना होती जाना अगर तुम ना मिलती। उसने बड़ी चाह से बाजू थाम कर उसे फ्रंट सीट पर बिठाया और दूसरी जानिब से आकर स्टीयरिंग संभाल ली। मुझे भी सिखाएंगे कार चलाना? उसने कार स्टार्ट की तो वो कहने लगी, जी बेगम साहब, पहले आप मेरा घर तो चलाएं। वो हंस दिया। क्यों? क्या चला नहीं रही हूँ? उसने हाथ मार के उसके बाल बिगाड़ दिए।
मगर एक्सीडेंट भी तो कर रही हो ना। और आज तो केस बहुत सीरियस हो गया था जाना, वो शोखी से बोला। अब नहीं होगा ऐसा, वो झेप कर बोली। प्रॉमिस? उसने कार की रफ्तार धीमी करके हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। प्रॉमिस? वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुरा दी। और बदगुमा भी ना होगी। वो अहद वो अहद ले रहा था और वो इकरार में सर हिला रही थी। एतबार करोगी मुझ पर, मेरी चाहतों पर? ये एतबार ही तो है शहीर, जो मैं आपके संग हूँ। वो उसके बाजू पर चेहरा टिकाकर कहने लगी, सारा के सिलसिले में आपने जो भी करना चाहा, अगर मुझसे भी कह दिया होता तो ये नौबत ही ना आती। हाँ, सोचा तो था, मगर तुम्हारी हालत के पेश नजर कुछ कह ना सका। सख्त तनाव में थी तुम। मैं कुछ कहता भी तो उस वक्त तुम उल्टा मतलब ही अक्स करती। हाँ शायद। खैर छोड़ो उसे। यार अपनी बातें करो अब। मसलन मसलन वो सर उठाकर उसे देखने लगी। मसलन तुम्हारी बातें, मेरी बातें, हमारे बच्चे की बातें। इतनी खुशी दी है तुमने जाना कि जी चाहता है खुदा से एक और जिंदगी मांग लूं तुम्हारे संग जीने की खातिर। बहुत छोटी, बहुत ही थोड़ी लगने लगी है ये जिंदगी। तुम्हारे संग जीना चाहता हूँ जाना। बहुत बेहद बेहिसाब तवील जिंदगी की तमन्ना होने लगी है मुझे। वो मध्यम मध्यम लहजे में कह रहा था और वो अपनी किस्मत पर नाजा और खुदा की शुक्रगुजार थी। उस रोज अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी और शहीर ने ऑफिस जाना मुलतवी कर दिया। उसने लाख कहा कि मैं ठीक हूँ शहीर, आप जाएं, मगर वो माना ही नहीं। एक दिन नहीं जाऊंगा तो कयामत नहीं आ जाएगी, वो बोला। मगर कयामत आ गई। सारा की सूरत। दोपहर के खाने के बाद वो उसे दवाएं अपने हाथ से खिला रहा था, जब सारा खुले दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही अंदर चली आई। ओहो, तो नाज बर्दारियों में लगे हो, वो कहकर मुस्कुराई। और नागवारी की कितनी ही शिकने शहीर की पेशानी पर पड़ गई। तुम्हारे ऑफिस गई थी मैं, पता चला कि आज साहब ऑफिस आए ही नहीं। वैसे हुआ क्या है नबा को? अच्छी भली तो नजर आ रही है, वो कहती हुई सोफे पर बैठ चुकी थी। और उसने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। टेबल से पानी का गिलास उठाकर नबा के लबों से लगा दिया। तो तुम चल रहे हो मेरे साथ? तो सारा पूछ रही थी। नहीं, कतियत से कहकर वो नबा के बाजू में बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो चौंक सा गया। बर्फ बर्फ की तरह यक हो रहा था उसका हाथ, और चेहरा पसीने से तरबतर। नबा? सारा की मौजूदगी फरामोश करके उसने बेताबी से उसे समेट लिया था। तुम ठीक तो हो ना? मैं मर जाऊंगी शहीर, जी ना सकूंगी आपके बगैर। वो शिद्दतों से रो दी। वो उसके संग कड़ी धूप में साया बनकर चलने वाली उसके साथ ही उसकी शरीके हयात शिद्दतों से रो रही थी, और जिसकी वजह से रो रही थी वो इत्मीनान से बैठी टांगे हिला रही थी। तब वो उसकी जानिब घूमा। सारा प्लीज मत आया करो मेरे घर। तुम ऑफिस में नहीं मिले तो मुझे आना पड़ा, वो बेपरवाही से शाना झटक कर कहने लगी। वैसे भी तुमने मुझे बहुत तरखा लिया शहीर, बस अब फैसला कर ही डालो, या तो नभा या मैं। फैसला तो हो चुका सारा, वो तवील सांस लेकर गोया हुआ। जिस वक्त तुम मेरा हाथ थाम सकती थी उस वक्त तो ठुकरा कर चली गई, और अब जबकि ये नबा मेरी जिंदगी मेरे संग है, तो तुम भी मुझे आवाजें दे रही हो, वो भी महज इसलिए कि अब तुम मुझे अपने मेयार का पा रही हो। लाखों कमाने लगा हूं मैं, और उसने उस वक्त मेरा हाथ थामा था जब महज चंद हजार की कमाई थी मेरी। बिलफर्ज मुहाल, मैंने उसे छोड़कर तुम्हारा हाथ थाम भी लिया, तो तुम क्या दे सकोगी मुझे? कि गुलफाम, जिसने बस नबा को सिर्फ देखा ही था, उसके दिल से तो तुम इसका नक्श नहीं मिटा सकी, तो मेरे दिल से क्या मिटा पाओगी इसके नकुश? मैं, जिसने नबा को सिर्फ देखा ही नहीं, इसे बढ़ता भी है। मेरी खलवतों की ये साथी, जिसके संग बेशुमार यादगार लम्हात गुजारे हैं मैंने, क्या तुम मिटा पाओगे मेरे दिल से इसके नकुश, इसकी मोहब्बतें और चाहते? नहीं ना? तो फिर क्यों ख्वामख्वाह मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही हो सारा? तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कि जो देना था वो मैंने नबा को दे दिया है। कि कड़ी धूप में साया बनकर मेरे संग चलने वाली यही थी सारा, तुम नहीं। उसने बात खत्म की और आहिस्तगी से नबा के सारे आंसू साफ कर दिए। हर गांव पर तुमने मात खाई है अपनी ही बहन से, मगर यहाँ नहीं जाना कि यहाँ जीत तुम्हारा मुकद्दर है। शरीर तुम्हारा था सदा से और तुम्हारा ही होगा जाना, वो कह रहा था। फिर सारा की जानिब देखा। और सारा, तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने मुफाद, अपनी खुदगर्जियों से फुर्सत मिले तो ये जरूर सोचना कि तुमने छीन कर क्या पाया है। छीना तुमने जरूर है, मगर कुछ हासिल ना कर सके। बिल्कुल तही दामन और तही दस्त हो चुकी हो तुम, हार चुकी हो तुम, मगर अब भी वक्त है, चाहो तो संभल सकती हो। तुम्हारे अपने रवैयों पर मुनहसिर है कि तुम क्या कर सकती हो। अब तक तो बस छीनती और खोती ही आई हो सारा, मगर अब दुनिया देना और पाना सीखो। ठीक वैसे ही जैसे नबा ने अपनी चाहते मुझे सौंप कर मेरी मोहब्बतें पाली हैं, वो कह रहा था। और वो चुपचाप सुन रही थी। पता नहीं ये उसकी बातों का असर था या अपने ही नामुनासिब रवैयों का एहसास, कि उसके चुप होते ही वो उठी और कुछ कहे बिना ही चली गई। अब हमारे दरमियान कोई सारा नहीं आएगी जाना। उसने मुस्कुराते हुए उसके सारे आंसू चुन लिए थे।
और अब तुम कभी नहीं रोगी, क्योंकि अब हमने अपनी मंजिल पा ली है। गो कि रास्ते पुरखम थे, मगर बहरहाल हम एक दूसरे तक पहुंच गए हैं, इस यकीन के साथ कि हम एक दूसरे के ही थे सदा से, है ना? वो मुस्कुराता हुआ पूछ रहा था। हाँ शहीर, आप तो मेरे ही थे सदा से, फिर भी मैं डरती रही, मगर अब नहीं। अब नहीं शहीर, कि अब यकीन है कि आप मेरे ही हैं, वो धीरे से बोली, और तुम मेरी हो ना? उसने मुस्कुराकर पूछा तो वो इस बात में सर हिलाती हुई मुस्कुरा उठी कि अब उसे कोई डर, कोई खौफ नहीं था। वो उसका शौहर, उसका हमसफर उसी का था, हमेशा से। खत्म शुद्ध।